लो जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से वी स्टार्ट दिस सेशन. First of all, I am thankful to Allah Almighty who gave all of us this unique opportunity to learn. And second, my note of thanks to SM Munir Sahab. I was just a few days back, I was at his home just for his खैरियत and जो भाईजान है हमारे, क्योंकि SM मुनीर साहब के साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, वो 15-20 साल हो गए. कराची में बाहर जाया करता है, तो उससे वाले से भी तनवीर साहब के साथ, फिर इमरान के साथ, सबके साथ ताल्लुक़ बना. तो मैं बैठा हुआ तो उन्होंने मेरी बात कर रहे थे कि जास आजकल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ये जो दिन टेक्सटाइल है, हमारे जो ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो इसमें विजन मिशन और ये वैल्यूज़ के ऊपर हम वी आर वर्किंग. हमने 2-4 कुछ कंसल्टेंट्स भी ऑन बोर्ड किए हैं. तो फिर मैंने कहा बैठे बैठे गुफ्तगू में जाज आप बताएं फैमिली और बिजनेसेस, क्योंकि आई वर्कड विद मोर देन 127 कंपनीज. उनको ट्रेनिंग, उनको कोचिंग, उनकी कंसल्टिंग, बहुत काम किया. और कुछ जो नए लोग हैं जो नहीं जानते जाज सर को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अपना टाइम अपने सेशन पे रखूँ, लंबी मैं तमीन नहीं बांधूँगा. अपने बारे में बस यही कहूँगा कि आई हैव जस्ट 17 ईयर्स एक्सपीरियंस स्पेशली इन द वैसे तो 25 साल हो गए, लेकिन उस 17 साल का जो तजुर्बा है मेरा वो सरकार के साथ है. यानी कि मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन किया, पहले प्रोविंशियल सिविल सर्विस, फिर फेडरल सर्विस CSS किया. उसके बाद अपना मैंने ज्वाइन किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. आई वाज द डायरेक्टर उनका, बल्कि कह लें हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. स्टेट बैंक का नाम सुना होगा सबने, हर बंदे की जेब में होगा, ठीक है जी, कायदे आज़म का ऊपर फोटो होगी. तो मैंने जी आई हैव ऑनर टू वर्क विद स्टेट बैंक एज अ डायरेक्टर ट्रेनिंग, और वहाँ पूरा पाकिस्तान था मेरे पास. तो ये 2011-12 में मैंने एग्जिट किया वहाँ से. तो वहाँ से छोड़ के फिर मैंने ये ड्रीम देखा. ये पाकिस्तान में ये सबसे लाहौर की सबसे प्राइम लोकेशन है, ये 5 कनाल जगह टोटल, और ये पाकिस्तान का सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट हमने लीडरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया है जिसका नाम है मैनेजमेंट हाउस. आप ये मैनेजमेंट हाउस में आज बैठे हैं, और ये उसका एक छोटा सा कैफ़े है जिसको हम खुद ही कहते हैं, कैफ़े खुद ही. तो आई होप कि यू गॉट द आइडिया. उसके बाद 2011 से ऑनवर्ड मैंने कोई 127 कंपनीज में काम किया. उनकी ट्रेनिंग, उनकी HR, उनकी मैनेजमेंट, उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट, ये मेरा शौक था. स्टेट बैंक में यही करता था, सिविल सर्विस में भी यही करता. मैं स्टाफ कॉलेजेस में रहा, फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, आपका CSS जो बच्चे पढ़ने आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, DMG कैंपस है या पुलिस अकेडमी है. तो मैं पिछले कुछ 15-20 साल से जी उन सबको ट्रेनिंग दे रहा हूँ. जो बच्चा ASP आया था वो अब DIG बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह. दिस इज़ द लाइफ आई स्पेंड लास्ट 20 ईयर्स, 2 डेकेड्स इन ट्रेनिंग एंड टीचिंग. तो ये छोटा सा मैंने प्रीएम्बल बताया. और 127 कंपनियाँ जो लोकल मल्टीनेशनल्स में काम किया, तो वो अब इतना फ़ायदा होता है, इतना मज़ा आता है. अब किसी कंपनी में मैं चला जाता तो मुझे पता चलता है यार यहाँ असल इश्यूज़ क्या हैं, या सेफ्टिज़म है, या HR के प्रॉब्लम्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, ठीक है. और टेक्सटाइल के ऊपर ख़ासकर मेरी ख़ास एक मैं थोड़ा सा टिल्टेड हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की रोटी कमाने वाला ये अदारा है, ये सेक्टर है. ओके, पाकिस्तान में जितनी भी हमारी जो एक्सपोर्ट है जी, वो उसमें आज भी 60% प्लस उसका कंट्रीब्यूशन जो है GDP के अंदर, वो सर टेक्सटाइल से और उसके रिलेटेड जो भी एरियाज हैं. और जब मुझे ये खबर मिलती है, और बदकिस्मती होती है, जब मुझे तकलीफ़ होती है, जब पता चलता है जनाब जी ये 14 मिलियन बेल से कम हो के कॉटन जो है हम 6-7 पे पहुंच गए हैं, और हम अब कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं. तो मुझे बड़ी दर्द होता है यार, ये एग्रीकल्चर मुल्क है, तो यार टेक्सटाइल के. फिर उससे ज़्यादा तकलीफ होती है जब पता चलता है कि यार टेक्सटाइल भी आज भी सेठों के पास है, प्रोफेशनल हैंड्स में बड़े कम उधारे हैं. तो ये बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने इसलिए ना आपकी कोई बड़ी आप निशात है या मसूद टेक्सटाइल है या मैं इंटरलूप जाता हूँ, मुझे अच्छी इदारों का भी पता है. और जो देसी इदारे हैं, जो फैसलाबाद वाला जो माइंडसेट है, कराची वाला जो, क्योंकि मेरा बहुत अरसा कराची गुजरा है, तो कराची के जितने बड़े बड़े जो चाहे वो मेमन्स हैं, चिन्योटीज़ हैं, और ये भी चिन्योटियों की है अदारा, इसमें आप काम कर रहे हैं. अब मैं कितने चिन्योटी हैं भाई दफे आप? तो 3, ठीक है. तो वो मैं कहता हूँ यार ये जो बिज़नेस है ना जी, ये चिन्योटियाँ के और मेमन्स के ब्लड में, शेखों के ब्लड, शेख पाक लाहौर में हम शेख बोलते हैं, उधर हम मेमन बोलते हैं कराची में. तो सारा बिज़नेस की जो लीवर्स हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं वो कौन है जी? पिक माइंड. मैं समझता था पहले, मैं डिवाइड किया हुआ था कराची को, ये बैंकिंग सेक्टर है, तो ये केमिकल सेक्टर है, ये सीमेंट है, ठीक है जी. मैं सेक्टर वाइज डिवाइड करता था इकोनॉमी को जब मैं स्टेट बैंक में था, ठीक है जी. ओवरलुक लेते थे, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते थे. जो डायरेक्टर मॉनेटरी पॉलिसी मेरे कमरे में आकर बैठा होता था कि यार बताओ आज क्या रेट निकाल रहे हो. आज मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना जी, हर 2 महीने बाद आती है. आप CFO कौन है, आप फाइनेंस वाला बंदा कौन है?
तो सर आपकी नज़र होती है ना आज के इतने पॉइंट ऊपर गए, इतने गए, उसके ऊपर उसने कैलकुलेशनें करनी होती हैं। आज डॉलर का रेट ऊपर गया नीचे गया, आजकल तो वैसे बहुत एक्सपोर्टर खुश हैं 162 में क्रॉस कर गया मेरे ख्याल है 162 के बस कल करीब करीब गया बस है। तो लेकिन कितना बड़ा ये टच कर गया ऊपर। तो जो इंपोर्टर है वो रो रहे होते हैं, एक्सपोर्टर इंजॉय कर रहे होते हैं कि यार ये रेट, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी पेंटी इनडायरेक्टली तो उनको भी पड़ी होती है, फायदा भी होता है। तो ये सारा एक साइकिल था। कमिंग टू द पॉइंट, ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रीएम्बल बता दिया। सर आप एक अपना नाम बताएं ताकि अगले 2-4 मिनट में फिर एक हम बाकायदा अपनी प्रेजेंटेशन में शुरू करूं। सर मेरा नाम तारिक शाह अंसारी है, बाय प्रोफेशन में चीफ इंजीनियर है माशाल्लाह, टेक्निकल डायरेक्टर यहाँ ग्रुप में पिछले 24 साल से। 24 साल से हैं? 24/1, 24/2 याद कर देना यार, 24/3, 24 से ऊपर तो कोई नहीं, आप भी हैं नहीं? 24 से ऊपर कितना टाइम हो गया? ये उसके लिए एक इनाम है जी। आपको कितने साल हो गए सर? 30, 31, 32, 30। वालेकुम अस्सलाम तमीर भाई, सर वेलकम, आपको वेलकम सर टू द मैनेजमेंट हाउस। सर प्लीज सर हैव अ सीट सर। फिर सब हम कहते होते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं वेलकम और पंजाबी में हम कहते हैं जी आया नो। ठीक है जी सर, जी आया नो सर जी, ये आपके लिए सर, ये आपको हाईएस्ट हैं सर, आपको 2 मिलनी चाहिए सर, ये सबसे हाईएस्ट है। 30 ईयर्स एक्सपीरियंस विद दिस ग्रुप सर, दिन ग्रुप, वाह वाह वाह। आपके 25 हैं सर, एक आपकी भी होगी सर, 24 साल। हाँ जी, ऊपर तो कोई नहीं, कोई पक्की बात। टॉपिक मिल रही है, मेरे 31 हो गए। ये एक्नॉलेजमेंट दीजिए कि उन्होंने इतने साल सर्व किया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नहीं ये अच्छा, ये खानी नहीं है, ये नहीं खानी, अभी नहीं खानी, ये आपने बचा के रखनी है। बाय एंड ऑफ दिस सेशन जिसके पास ज्यादा निकलेंगी ना, उसको एक और बड़ा इनाम मिलेगा सर। ठीक है जी, इसका मतलब है कि यू विल आस्क मैक्सिमम इंटरेक्शन। जो बंदा ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग सर। ये जो आज का सेशन है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला तो ये है कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि दिस सेशन इज बेस्ड ऑन pedagogical rather than andragogical rather than pedagogical learning principles. And what is the difference? Pedagogical and andragogical. Ped कहते हैं किड्स को, गॉजिकल कहते हैं, ठीक है जी, लर्निंग प्रिंसिपल्स। तो जो बच्चों के लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं उसको हम कहते हैं पीडागॉजी। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो ट्रेनिंग है वो पीडागॉजिकल प्रिंसिपल्स पे चल रही है आज भी। वो समझते हैं कि ये इनको कुछ नहीं पता, और जो रिसोर्स पर्सन होता है कहते हैं सब कुछ उसे पता है, और वो आगे उसको शेयर कर रहा है। तो दैट इज ओल्ड वे ऑफ, जैसे स्कूलिंग में बच्चे को पढ़ाया जाता है मास्टर जी एवरीथिंग। अब ज़माना बदल गया है, जो टेक्नोलॉजी ने, यूट्यूब ने, इतनी दुनिया की चीज़ें, गैजेट्स आ गए, गूगल आ गया, सबसे बड़ा उस्ताद है जी आजकल, विकीपीडिया। तो वो क्या हो गया कि अब जो पावर है ऑफ लर्निंग वो ट्रांसफ़र हो गई है टू द पर्सनस एक्सपीरियंसेस। तो जो एंड्रा कहते हैं अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स, कि जो बड़े होते हैं वो सीखते हैं तजर्बों से। अब आप जिस एज में माशाल्लाह आ गए हैं, इस एज में यू लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस। क्या ख्याल है जी? 30 साल 25 साल का मुकाबला कोई है नया MBA तो नहीं करेगा। हाँ, अगर आप MBA कर लें या आप अपनी कोई एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट कर लें तो आपका लीथल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो आप तो कर सकते हैं एजुकेशन, अपने आप को इम्प्रूव, लेकिन वो तजर्बा नहीं ले सकता 30 साल का 30 दिनों में। उसके लिए उसको वो भट्टियों में से गुजरना पड़ेगा। तजर्बा बहुत कीमती चीज़ है जी। है कमिंग टू द पॉइंट, तो आज का सेशन होगा जी हमारा एंड्रागॉजिकल के ऊपर, और ये होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल। तो अगले जो 60 to 90 मिनट सेशन है, 3-4 चीज़ें आप मुझे बता दीजिए। सर आपने क्या नाम बताया? तारिक साहब। तनवीर साहब, आपका नाम? फैसल। आपका क्या देख रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो? एज अ डायरेक्टर माशा। फाइनेंस? प्रोडक्शन? परचेज? वो बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, सबकी नज़र दूरबीन की आपकी वो देखे ना हंस रहे सर, ऐसे ही है ना सर। अब देखो मेट्रो का प्रोक्योरमेंट हेड आया हो तो सारी प्रोक्योरमेंट उसी के बाद, सारे वेंडर उसी के खेत घूम रहे होंगे। रॉ मटेरियल कॉस्टिंग, उफ ये बड़ा कीमती डिपार्टमेंट। सारा खराबी इधर से आती है और सारी अच्छी चीज़ें भी इधर से आती है। सही कॉस्टिंग की है। प्रोडक्शन
मैनेजर अकाउंट्स, काशिफ जावेद ऑडिट है। ऑडिट हेड सर, आशिया पीपीजी ऑप्शन प्लानिंग चाहिए। तारिक बिलाल डायरेक्टर फरहान मुर्तजा हेड एचआर एंड सस्टेनेबिलिटी। एचआर आप देख रहे हैं, वाह वाह। एचआर मतलब क्या होता है? फरहान एचआर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये पुराना हो गया है, हम तो सस्टेनेबिलिटी। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सस्टेनेबिलिटी ऑफ पीपल, सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोसेसेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंपनी। वेरी गुड, ये कॉन्सेप्ट है। ये तो रिसोर्स मैनेजमेंट है, दैट्स ये पुराना हो गया। लेकिन अभी भी मैं जो कह रहा हूँ कि टेक्सटाइल में खसूसन, पाकिस्तान में जनरल पर्टिकुलर, अभी भी एचआर का मतलब होता है हांडी रोटी। अच्छा हंसना है, ये मेरे ना इनबिल्ट होगा एक ये पान, ये अले रहने दो। लेकिन हांडी रोटी, ये रोटी मतलब होता है कि यार इसका सैलरी दे दो, मेडिकल बिल दे दो, इसका डीए को बोनस आ गया, पैसे लेकर जो ताल्लुक है ना ये एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है जी हांडी रोटी डिपार्टमेंट। अब इनके पास नहीं है। ठीक है, एचआर जो रियल है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। वो आपकी जो उन्होंने बोला सस्टेनेबिलिटी है कि आपकी परफॉर्मेंस की सस्टेनेबिलिटी, आपकी ग्रोथ की, आपकी बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी, दैट इज द की ऑफ द। ओके जी, कमिंग टू द टॉपिक, बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, मुझे ये बताइए कि 2-3 क्वेश्चंस जो आप समझते हैं कि अगले जो 60 to 90 मिनट्स वी शुड फोकस, 3-4 एरियाज बताएं सर। सब्जेक्ट बताएं कि आज इजाज़ साहब आई लव टू के मुझे आप इस पे ज़रा बताएं कि ये इशू है। और भी अच्छा एक छोटी सी ना कैसो भी बना लेते हैं, ठीक है, कि जो भी बोल आप लेके प्लेज कर लेते हैं, हाथ उठाएं जी सारे। ये प्लेज है जी, आई solemnly pledge whatever I speak, I will speak truth, nothing but truth, today, tomorrow and forever। ठीक है, जो बोलना है सच बोलना है, सच के सिवा। और यहाँ कोई नहीं सर, तनवीर साहब आपकी अपॉलॉजी के साथ, देयर इज नो तनवीर, देयर इज नो डायरेक्टर, वी आर ऑल लर्नर, वी आर हियर टू लर्न। और लर्निंग का आज का एक्सीलेंस का हमारा क्योंकि टॉपिक है, तो एक्सीलेंस की कंक्लूजन भी इसी लाइन पे होगी कि वी आर हियर टू लर्न, वी आर हियर टू अनलर्न, वी आर हियर टू रीलर्न। तो लर्न टू अनलर्न, दैट इज अ सीक्रेट ऑफ एक्सीलेंस। क्या बोला जी? लर्न टू अनलर्न। क्योंकि जो अडल्ट लर्निंग के अंदर जब मैं आता हूँ ना, तो वो जो ऑलरेडी जो तजर्बे होते हैं ना, समटाइम्स वो आपके आगे खड़े हो जाते हैं, आपको ग्रो नहीं करने देते। मुनीर न्याजी कहते हैं मैं खुद ही हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद ही होता। ठीक हो गया जी? तो सर जी पहला क्या जी कि अब आप बताइएगा क्या 2 या 3 या एक क्वेश्चन करें सर, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज in दिन regarding performance, regarding excellence, regarding productivity? जी सर। मैं समझता हूँ सर सबसे बड़ा चैलेंज ये कि वन दैट ये मतलब क्योंकि हम सब यहाँ इस वक्त बराबर हैं, थोड़ा ऊंचा बोलें ताकि जी, जी। हम इस वक्त जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो एक टिपिकल यहाँ का कल्चर है पाकिस्तान का, जिसको हम ये कल्चर कह सकते हैं, उससे हम निकल के मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ आना चाहते हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है जो मैं फील करता हूँ कि एक टिपिकल एक ट्रेडिशनल से टू एक आप एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाएं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, इसे कॉर्पोरेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी, एक कॉर्पोरेटाइजेशन जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसको SCCP या जो होती है, और फिर उसकी वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर ये सिस्टम चलता है। ठीक है जी, एक विजन मिशन है या एक ऐसी SCCP के जो रूल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जिन्होंने फाइनेंस पढ़ा है उनके मुताबिक, और एक है जो वैल्यूज होती हैं। याद रखिएगा जो कंपनीज होती हैं उसको जो ड्राइव करती है वो उसकी कोर वैल्यूज हैं। आई रिपीट, कंपनीज आर नॉट रन बाय द इवन के सिर्फ आपने सर्कुलर डाल दिया, पॉलिसी बना ली, किताबों में ला के रख दी, वो तो डाउनलोड करें हर मिनट में मिल जाती है। एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ड्राइव होती है
वो ड्राइव होती है वो अपने कॉर्पोरेट कल्चर से, जो कि बेस्ड ऑन वैल्यूज। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। सर थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट कि आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। ओके, ये है बिगेस्ट चैलेंज सर, ये आपके लिए। और मैं आपको देखा ना, मिलती जाएंगी और, ठीक है, काफ़ी है, ढेर सारी मेरे पास। और जी सेकंड जी आप बताएं सर। अकाउंटेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या जी? ओए होए होए, अकाउंटेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, गुड हो गया जी, ये दो आगे जी। थर्ड जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्योंकि आगे जो मैं आपका जो समा खराशी करूंगा वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगी जी। थर्ड पे मैं कहूँगा कि जर्नी फ्रॉम प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन। गुड, वेरी गुड। प्लानिंग के से इम्प्लीमेंटेशन पे हमें कैसे जाना है, ये हमारे लिए। क्योंकि प्लानिंग से इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम अपनी ज़बान में मैनेजमेंट में कहते हैं एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन। ये जो एग्जीक्यूशन वाली स्टेज होती है ना, वो यूजुअली मिस हो जाती है। वो सिर्फ फिर प्लानिंग में गुफ्तम नशिस्तम बर्खास्तम बातें हो जाती हैं, अच्छी अच्छी लोग बड़ी स्ट्रेटजियाँ बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन वो उसकी एग्जीक्यूशन पे कहीं ऐसी रुकावट आती है, वो सारा सिस्टम ही रैप हो जाता है। गुड हो गया। लास्ट अपनी ही फील्ड के, वेरी गुड, ये बड़ा प्यारा सवाल है जी। ये कंपटीशन है जी, क्योंकि ये ज़िंदगी का नाम ही कंपटीशन है। जब ये आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, दो भाई थे हबील और कबील, वो कंपटीशन शुरू हो गया जी, उसने एक ने मार दिया था दूसरे को, और कंपटीशन की वजह भी आपको पता है किस वजह से शुरू हुआ था। ये कंपटीशन है जी, और आपके अपने ही कंपटीटर के साथ। हाँ जी सर जी, तमीर साहब लास्ट क्वेश्चन जो आप समझते हैं, डू यू, आपका ये वाला है, ठीक हो गया जी। लेट्स स्टार्ट जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एनलाइटनिंग क्वेश्चंस, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी क्वेश्चंस, बिकॉज क्वालिटी क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो रटी रटाई प्रेजेंटेशन या कोई बच्चे तो MBA की क्लास तो है नहीं कि हम आपको कोई किसी का क्लास में अंदर आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक लेक्चर देंगे, ठीक है जी। ये टोटल एक तजर्बे बैठा हुआ है। और ऑलरेडी अगर मैं देखूँ 30 किसी का मिनिमम तजर्बा किसका है, 5 साल 10 साल नहीं, वैसे तजर्बा कितना 20। तो अगर मैं ओवरऑल 20 ही है, किसी का 30 है, किसी का 25 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई ये 14-15 लोग लगाएं, कितना बनता है जी? 300 साल का तजर्बा है जी इस कैफे में, एंड वी आर जस्ट गेटिंग, ठीक है, और टेकिंग दिस 300 जो ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो हम ही से वो ले लेते हैं जी। ठीक हो गया जी। कमिंग शबाक नेक्स्ट जी, ये जी हमारा आज का सेशन है। इसके ऊपर मैं अब ये 2-4 चीज़ें जो आपने बोली हैं, इसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा एड्रेस करने की ये सारे आपके क्वेश्चंस को। हाँ जी, एक दुआ के साथ शुरू कर रहे हैं जी आज का सेशन। ये दुआ है, इसको कहते हैं पीस प्रेयर, ट्रैंक्विलिटी प्रेयर भी बोलते हैं, ठीक है, सेरेनिटी प्रेयर भी बोला जाता है। द सेरेनिटी प्रेयर इज अल्लाह गिव मी द पेशेंस टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। ए अल्लाह गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। ए अल्लाह गिव मी द विजडम टू नो द डिफरेंस व्हाट आई कैन चेंज व्हाट आई कैन नॉट चेंज। क्या जी कि अल्लाह मुझे फ़हम अता कर। जो तीसरी बात है, 3 चीज़ें मांगी हैं जी खुदा से, अल्लाह की ज़ात से। ज़िंदगी में ये 3 चीज़ें अगर इंसान को मिल जाए ना, इंसान बहुत बड़ा, मतलब जो कहते हैं ना कि एक्सीलेंस के आखिर पे चला जाता है, लास्ट में चला जाता है। पहला है जी कि सबसे चीज़ जो होती है जी, सबसे पहले क्या, पेशेंस, जो मांगने की चीज़। और एज अ नेशन बुरा ना मानिएगा, हम बड़े बेसब्रे लोग हैं फरहान, बड़े बेसब्रे, ठीक है। इनटॉलरेंस हमारी पीक पे इस वक्त सोसाइटी पे। सेकंड चीज़ है जी करेज, हौसला। कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा जो एसेट है इंसान का, वो उसकी PhD की डिग्री नहीं है, वो उसके करोड़ अरब रुपये नहीं है, ठीक है जी। क्या होता है जी, हौसला। सब्र के बाद हिम्मत। तीसरा जी वो फहम, वो शऊर, वो इदराक, जिसको हम विजडम कहते हैं। और फ़र्क करना दोनों में कि अल्लाह ताला क्या मैं चेंज कर सकता हूँ और क्या चेंज नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए शऊर दे। जब बंदे को ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ले कि व्हाट आई कैन चेंज एंड व्हाट आई कैन नॉट चेंज, उसके दरमियान फ़र्क करने का मुझे फहम दे। वरना 90% हम उन ऐसी चीज़ों को चेंज करते हैं जो कि
हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो कंट्रोल में होता है उसको हम चेंज नहीं करते। एक्सरसाइज में आपको देता हूँ, घर जाके कीजिएगा। जी फरहान, क्वेश्चन साथ में साथ कर सकते हैं या एंड पे होंगे? बीच में मैं आपको करता हूँ, अभी मैं एक प्रेजेंटेशन का फॉलो कर रहा हूँ, अभी मैं इस पे आ रहा हूँ 2-3 चीज़ें, और बीच में फिर आप सवाल फिर मैं लेता हूँ। ठीक है जी, एक एक्टिविटी है, एक छोटी सी एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी ये है, ये बाकारी देता हूँ कि क्या चीज़ें मैं बदल सकता हूँ और क्या मैं नहीं बदल सकता हूँ। ये 2 सर्कल के साथ मैं शेयर करता हूँ जी। एक स्टीवन कवी की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसका किसी ने पढ़ी आज तक? पहले ये बताएं सर, आप बताएं उस हैबिट नंबर 1 का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट। नहीं, हैबिट नंबर 1 का नाम क्या है? हैबिट नंबर 1, देखिए 7 हैबिट्स हैं टोटल दुनिया के। कहते हैं कि बाइबल के बाद पूरे वेस्ट में, बल्कि पाकिस्तान में भी, कुरान के बाद, ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब 7 हैबिट्स। मैं तो कहता हूँ स्टीवन कवी को अल्लाह ने अगर पता नहीं बख्शने वाला खुदा की ज़ात है, बख्श देगा इस किताब पे। तो 7 हैबिट्स लिखी हैं उसने, यूनिवर्सल हैबिट्स हैं। ये कोई अफ्रीका का ताल्लुक नहीं इसके साथ कि यूएसए में था तो उसने पैदा हुआ। ये तो बच्चों, पाकिस्तान आर्मी ने पता क्या किया हुआ है, आर्मी के हर मेजर एंड अबव रैंक के ऊपर एक किताब मैंडेटरी करार दी हुई, पता ये बात उन्होंने खुद पब्लिश करके अपनी सारी पूरी फौज को जो दी है। इतनी खूबसूरत किताब है। पहली हैबिट का नाम है जी प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव। क्या बोला जी? और बी प्रोएक्टिव का मतलब होता है, एक होता है रिएक्टिव। बाय नेशन, बाय ऑर्गेनाइजेशंस हम ऑलवेज फायर फाइटिंग बिहेवियर में होते हैं, पता है ना आपको ये बात? क्यों होते हैं? कि वी आर रिएक्टिव बाय डिफॉल्ट, बाय डीएनए। एज ए नेशन कोई इंडिविजुअल लेवल पे फैसल कोई अच्छा सा कोई प्रोएक्टिव है तो उसकी अपनी एक सलाहियत है। अदरवाइज एज अ कंट्री, एज अ इंस्टीट्यूशंस, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, वी आर ऑलवेज फायर फाइटिंग। पाकिस्तान का कौन सा महकमा जो फायर फाइटिंग में नहीं है जी? पता चला रेलवे में हो गया, आज नहीं हो गया, अभी धमाका फिर होगा रेलवे में, फिर कोई पटरी उतरेगी, फिर कुछ बंदे इसकी भेड़ चढ़ेंगे, कुर्बानी देंगे, फिर पता अच्छा यार ठीक करें, फिर सो जाएंगे, फिर खत्म। पाकिस्तान के महकमे तो प्रॉपर्ली रिएक्टिव भी नहीं है, रिएक्टिव भी नहीं है, वो बल्कि कुछ हो रही है बस। तो वो ना, वो कहता है कि 2 इंसान के ना ये सारी साइकिल है, इसको कहते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। ये इन्फ्लुएंस है, तो ये एरिया ऑफ कंसर्न। कहते हैं ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है ना, हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम ना 80% जो अपना टाइम दिमाग अपनी एरिया ऑफ कंसर्न पे लगाते हैं। आपका सवाल था कि जी कंपेटिटर, ये कंपटीशन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी वजह है कि हम कंपेटिटर के बारे में बातें करेंगे लेकिन अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे। जो इंप्रूव वो इन वे ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है, जो कि हम 20% फोकस करते हैं। तो आज के सेशन की जो एक एक्टिविटी नंबर 1 मैं देता जाऊंगा आपको अगले 90 मिनट में को 5-6 ये जो वो तावीज़ हैं जो घर में जाके आपने पानी के साथ दूध के साथ पीने हैं। अदरवाइज डॉक्टर आपका प्रिस्क्रिप्शन जितनी मर्जी अच्छी लिख दे, आपने घर जाके दवाई नहीं खानी, ला के रख देनी है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा जी, ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जैसे आज की ट्रेनिंग है, आपकी प्लानिंग है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ठीक है जी, आपकी एक विलिंगनेस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, किसी की ड्राफ्टिंग वीक है, किसी को जो फाइनेंस के कुछ इश्यूज आते हैं उस पर वो इंप्रूव नहीं कर रहा, कोई कंपटीशन है, कोई रडार खोले हुए कंपनी ने मार्केट के इस वक्त क्या, कुछ ज़रा सी भी गलती किसी बंदे की, सुस्ती है, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की, सबसे बड़ा मसला ही अडरामी है और सुस्ती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत वीक है हमारा सबका। और आप जैसे जो बाहर के मुल्कों के लोगों के साथ काम करते हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं खसूसन, उनको तो सर जी आपको पता है कि डेडलाइंस के ऊपर हर वक्त तलवार लटकी होती है। ऑल द डिस्पाइट ऑल द चैलेंज, बत्ती है नहीं है, हमारे मुल्क में आज रिट हो गई, मुल्क बंद हो गया, कोरोना आ गया, ये सारे मसाइल के बावजूद आप यू हैव टू डिलीवर ऑन टाइम। दुनिया जहाँ जाए इधर आग लग जाए, आपने तो कमिटमेंट उस कमिटमेंट पे आपको पेनल्टी पड़ रही है अगर आप कमिटमेंट डिलीवर नहीं करेंगे। तो वो क्या होता है, ये जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है 20, अगर आज के दिन ये जो लिखे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या क्या, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट, आपकी ट्रेनिंग, आपकी लर्निंग, आपकी फैमिली की ट्रेनिंग, आपकी अपनी ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें, आपकी स्किल्स, आपका नॉलेज, आपका एटीट्यूड, ये सारा इसी में आता है, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक, और ये जो एरिया ऑफ कंसर्न है कि कश्मीर के इलेक्शन थी की बने ऐसी जनाब, यू नन ऑफ द बिजनेस यार। डस्का इलेक्शन थे, लोग 4 बैठ के रात को डस्का इलेक्शन शुरू कर, यार तुसी डस्के दे हो नहीं, तुसी पीपल पार्टी दे हो नहीं, पीटी दे हो नहीं, तुसी इस्टैब्लिशमेंट का नाम लो, ISI दे हो नहीं, तो फिर चुप करके तुसी अपना काम करो, अपने काम पे फोकस करना यार। और यहाँ पाकिस्तान में बीमारी है,
ਉਹ ਡਸਕਾ ਲੱਗ ਕੇ ਬਣਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਨੂਰ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ उसका नूर के बाबा को टेंशन होनी चाहिए, लोगों को टेंशन होती है। तो वो क्या हुआ कि ये वाला आज का जो पहला सबक है कि ये जो 80% हमारा फोकस, हमारी एनर्जी, हमारी गुफ्तगू, हमारा दिमाग, हमारा वेबसाइट और ओके सॉरी हमारा सोशल मीडिया, हमारी इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक, ये सारा एरिया ऑफ कंसर्न पे है। इसको शिफ्ट करके अगर आप इसको 80 की बजाय 20 कर दें, अगर आप नहीं कुछ छोड़ सकते तो आप इसको 20 को 80 कर दें, आप ज़िंदगी में पहली चेंज देखें क्या होती है। और नीचे सिग्नेचर करें, आज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लिखें और एरिया ऑफ कंसर्न लिखें, और एक आज जो मैंने बताया आई सॉलमली प्लेज के आई विल फोकस नाउ 80% ऑन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। जब एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पे करेंगे तो स्टीवन केवी कहता है, जिसको प्रोएक्टिव कहता है, प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, नहीं प्रोएक्टिव का डेफिनेशन क्या है, किसी चीज को देखें तो आप एक्ट करें बिफोर यू हो। नहीं स्टीवन कवी ने क्या लिखा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये हेयर से है, क्या रखे मैं आई डो नॉट बिलीव इन हेयर से नॉलेज। टीवी पर आजकल लोग हर बंदा इलामा इकबाल बना हुआ है, टीवी के 4 प्रोग्राम देख के, हेयर से होता है जी। रिसर्चर जो होता है ना, ये कोई थोड़ा सा कहते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि जी बात करने से पहले यार यकीन कर लो ये इसका सोर्स क्या है, वरना कहीं भी बात सुनी हुई बात आगे ना करो, ये गुनाह है, ये जुर्म है ये। सर हेयर से ये जो ना प्रोएक्टिव का एक ही मतलब है, उसका मतलब है टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोला, अगर आप अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं चीज़ों की, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, तो क्या होगा कि ये सर्कल जो 20 से 80 पर जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये कंसर्न का एरिया छोटा हो जाएगा और यू विल टच एक्सीलेंस। नहीं समझे बात, आपकी प्रोडक्टिविटी अनलीश हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1 2 नहीं होगी, मल्टीप्लाई 10 होगी। कब, जब आप जिम्मेदारी लेंगे किसकी, आप अपने आपको, ये आपके KPIs हैं, ये आपका JD है। और पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ऊपर से के नीचे तक हमें अपने KPIs, अपने JDs का नहीं पता होता, हमें दूसरों का ज़्यादा पता होता। कभी शेर रशीद को अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बात करते सुना है? कभी नहीं करेगा वो हमेशा दूसरों की बात करेगा, देखो जी वो कर रहा वो कर, बोले जो उसका मैंडेट है, उसके जो एक ओथ लिया हुआ है, ये बाकायदा तौर पे अल्लाह रसूल का नाम लेके ओथ लिया कि ये कलमा गो हूँ और मुसलमान हूँ और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ओथ होता है ना, पूरा एक ओथ होता है। तो वो उस ओथ के अंदर वो कसम खाता है कि मैं अपनी जो है जिम्मेदारियाँ अपनी को मैं वाकफ हूँ, मैं इसको पूरा दूंगा, और उसके बाद ये अगले दिन ओथ भूल जाते हैं लोग। तो JD जो कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कोई एम्प्लॉई, वो भी ओथ है जी एक तरह का कि ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन, मैंने इस पर फोकस करके पे काम करना है। कट शॉर्ट आगे चलते हैं जी, ये मेरी दुआ थी, ये प्रीएम्बल था। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया जी, ये एल्बर्ट टॉफलर जो हम बोलते हैं, जो पीटर ड्रकर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है, जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाई सर जी, जो कोई फाउंडर है पीटर ड्रकर, उसका ये कंटेम्परेरी है जिसको एल्बर्ट टॉफलर कहते हैं। ही सेड कि इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी इज नॉट द पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट ओनली, बट द पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू लर्न, टू अनलर्न एंड टू रीलर्न कॉन्टिन्यूसली। जो सीख सकता है, जो अनलर्न कर सकता है, जो रीलर्न कर सकता है, आज का प्रोफेशनल वही है। और यहां से फिर एक ये चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, ठीक, ये असल में आपका रिवॉर्ड है, ठीक है, मोटिवेशन है। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग, फिर आगे आएगा अनलर्निंग, फिर आएगा रीलर्निंग। हाँ जी, सारे इतने गुरु बैठे हैं, 25-25, 30-30 साल के तजर्बे वाले लोग। जी सर, जी सर, लर्निंग का मतलब क्या सर? आई वांट टू बी गुड लिसनर। लर्निंग स्टैंड्स फॉर सर, लर्निंग का मतलब क्या है? सीखने का मतलब क्या है? अमल भी करना, सिर्फ सुनना नहीं, नॉट टू लिसन। डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। हाँ जी, तारक तूने आंखें नीचे कर ली हैं, आंखें ऊपर कर, जवाब दे। खुद बहुत बड़ा कंसल्टेंट है, बता दो सीधी तरह। लर्निंग स्टैंड्स फॉर, लर्निंग का मतलब क्या है? देखिए ये ना, मैं बताऊँ, मैं इसलिए सवाल पूछता हूँ, 6ठी जमात में एक प्रोग्राम लगता था शाहरुख का या अमेरिका का, एक USA का एक प्रोग्राम था, कहता था कि आप 6 ग्रेड से बेहतर है, बेस्ट प्रैक्टिस। देखिए ना, ये हर बंदे की अपनी डेफिनेशन है। मैंने पूछा है लर्निंग का मतलब सादा लफ्जों में, लर्निंग का मतलब लेक्सिकल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग सादा लफ्जों में,
कि डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है लर्निंग का मतलब? सीखना। वो तो उर्दू में नहीं पूछ रहा मैं, लर्निंग का अंग्रेजी में, लर्निंग अंग्रेजी का लफ्ज़ है, सीखना उसको उर्दू तर्जमा है। इसका मतलब क्या है? मतलब अंग्रेजी में, सादा अंग्रेजी में अमल कर सके, नोइंग ऑफ। सर आपको मजे की बात बताऊं, ये आपने कभी जिंदगी में उस्तादों ने एक चीज़ से दोस्ती कराई थी, वो डिक्शनरी। उसने उस्ताद ने कहा था कि इजाज़ एक आम आदमी के एक बड़े बंदे में यही फ़र्क होता है कि बड़ा जो आदमी की जो असेसमेंट होती है वो एग्जैक्ट होती है, सही होती है। तीर तुक्के जो होते हैं ना, आम आदमी तीर तुक्के क्या कहते हैं जी, आप इंजीनियर है ना सर, आपने नट बोल्ट कसना है, आप ये नहीं हो सकता है कि कोई 1.5 इंच पे 2 इंच पे फिट करना जी, आपने देखते साथ ही कहना भाई जो है जरा रेंच दूसरा लेके आना है, चाबी ये 12 नंबर चाबी लेके हो जरा। कभी होगा कि 10 नंबर चाबी से 12 नंबर वाला नट सीधा हो जाए? सर दिस इज साइंस, लाइफ इज साइंस, उसका यूज आर्ट है, ठीक है। तो सर लर्निंग का एक ही मतलब है दुनिया की हर डिक्शनरी में, लर्निंग का मतलब है चेंज। क्या मतलब जी? आप डिक्शनरी खोलें, विकिपीडिया खोलें, डिक्शनरी में जाकर लिखें, उसमें लिखें जी लर्निंग स्टैंड्स फॉर, या डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लर्निंग लिख दें, गूगल आपको जवाब दे देगा। और चेंज इन थिंकिंग, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। तो आज पहली चीज आपको जो आज जो एक्सीलेंस की तरफ मैंने आपको पुश करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है। सर चॉकलेट खुद रख लें। नहीं मैं देनी आगे, देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दैट्स कितना बड़ा फर्क है ना। ये लर्निंग स्टैंड्स फॉर चेंज। आपके जो आंखों का रंग है ये डीएनए ने डिफाइन किया है, आपके जो बाल हैं ये डीएनए ने डिफाइन किया है, आपके जेनेटिक्स से आपके अब्बा जी की तरफ से आए हैं। लेकिन आप अगर झूठ बोल रहे हैं, अब नमाज पढ़ रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं, जो बिहेवियर्स हैं, 100 में से 100% क्या है जी? लर्न। जो अनलर्न है या इननेट बोलते हैं उसको, वो कौन सी है? जो डीएनए में अब्बा जी से आए हैं, अम्मा जी से आए हैं, ठीक है ना, जो बाय डिफॉल्ट है। और अनलर्न का मतलब क्या है जी? हैं जी जी दे दे पानी, पकड़ा दे सबको, दे दो यार पानी। तो क्या है जी? अनलर्न का मतलब क्या है जी? अब लर्निंग होगी जी। अब अनलर्न का मतलब क्या है कि इंसान का जो सॉफ्टवेयर है वो कब बनता है जी? 10 सालों में, 8 सालों में इंसान के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है ना वो हो जाती है। उसकी आदतें, उसकी एटीट्यूड्स, उसके बिहेवियर सारे कितने बन जाते हैं जी? 90% फर्स्ट 7 to 8 years। आई एम ए साइकोलॉजिस्ट बेसिकली बाय एजुकेशन, मैं इस नाते से बड़ी साइंटिफिकली आपको बात बता रहा हूं। तो वो क्या होता है कि वो जो आपने जो नेगेटिव जो होती है ना आदतें सीख लेते हैं ना लोग, उसको अपने सिस्टम से डिलीट करना, खत्म करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं जी? अनलर्न। और तभी साहब आपको पता है पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है सर, वो क्या है सर? देर से आना। टाइम मैनेजमेंट का सीरियस इशू इस मुल्क के साथ। फरहान मैं राइट हो रहा हूँ? खासकर जहाँ डेडलाइंस होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, किसी की मोटरसाइकिल ख़राब रोज़ होती है सर, किसी की गाड़ी रोज़ पंचर होती होगी, किसी की रोज़ पुप्पी फौत होती होगी। ये पाकिस्तान का टिपिकल बिहेवियर है जी। तारक ऐसी है। और ऐसे पक्के लोग होते हैं ना, रोज़ एक नया ऐसा झूठ बनाते हैं ना, सोचते हैं कि झूठ पल। तारक हंस रहा है तो वो क्या है? वो बेसिकली उसकी आदत है, ये एक लेटा रहा और ऊपर से झूठ बोल, और लोग उसे महसूस भी नहीं करते। तो सर दीज आर द ना थिंग्स जो कि अनलर्न करनी है। एक्सीलेंस इसके बगैर नहीं है कि अनलर्न किए बगैर। आगे आएगा रीलर्न। रीलर्न का मतलब है जो नया, इकबाल कहते हैं, इलामा इकबाल, आईने नो से डरना और तर्ज़े कहन पे अड़ना, मंजिल कठिन यही है कौमों की, पाकिस्तानियों की, इनके न्यू थिंग से डरना, इनके इनोवेशन। आज का जो सक्सेस है ना एक्सीलेंस का, वो क्या है जी? इनोवेशन। और बहुत अगला जो लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है आजकल पूरी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कि अगर आपने सवाल पूछा था कि आपने अपने कंपेटिटर से कैसे जंग जीतनी है, तो यू हैव टू बी डिसरप्टर फर्स्ट। क्या बोला जी? इनोवेशन एंड डिसरप्शन अगर नहीं होगी हम मार जाएंगे, आ जाएगा अगला। ये मंत्र ऑफ सक्सेस है कि आज का क्या जी? डिसरप्शन। और आपको पता है किसी कंपनी का, ये सवाल मैं एक एक करके दे रहा हूं, ये किसी भी कंपनी का कंपटीशन जो होता है ना, आपको पता है कि 3 चीजें हैं जिसके ऊपर कंपनी सेम सिस्टम, सेम लोग, सेम बिजनेस,
ठीक, और ए बी से जो 30% जो डिफरेंस आएगा दोनों की कामयाबी में, वो क्या होगा? आपको पता है, वी लिव इन लुक लाइक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज। क्या बोला? लुक लाइक। बैंक है, पता नहीं, ऊपर जाकर देखते हैं फैसल है, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, यहाँ पता नहीं मैजान बैंक, अंदर जाए सब सेम है, फट्टे बदले हुए, सर्विसेज सेम है, प्रोडक्ट सेम है, 100% मार्कअप रेट भी सेम है, नाम उन्होंने कोई और दे, किसी ने तजाजर रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा हुआ है, 100 लोग भी वही हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं हर जगह, वो टाइयाँ लगा के किसी भी बैंक के अंदर चले जाएं तो सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज। आप टेक्सटाइल हैं तो सेम टिपिकल आपको एक बिहेवियर्स मिलेंगे। सर फर्क 3 चीज़ों से आता है। नंबर 1, ये हार्वर्ड की रिसर्च है कि ए टू बी कंपनी का सेम हो हर चीज़, तो ए कंपनी बी कंपनी को अगर विन करना चाहे 30% उसका डिफरेंस आएगा, वो 3 चीज़ों से आएगा। नंबर 1 सर कि उस कंपनी के अंदर टीम वर्क कितना है। क्या बोला जी? टीम वर्क। अगर आपकी डिपार्टमेंट्स है ना जी, उसकी टीम्स बनी हुई, अगर जिस कंपनी की टीम्स अच्छी होंगी, उनके अंदर यूनिफिकेशन होगी, एक पेज पे होंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कम से कम होंगे, पॉजिटिव फीडबैक होगा, तो टीम वर्क जो होता है ना कि कितना बड़ा आप है जी फाइनेंस देख रहे हैं, आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं, कितने बड़ा PhD है, तजर्बा है, वो नहीं भाई। क्या बोला जी? कि आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हैं। आज कोई CEO किसी बंदे को हायर करता है ना, उसकी डिग्रियां CV बाद में देखता है, पहले ये जज करना होता है कि ये क्या कल्चरली, मेंटली, इमोशनली हमारी कंपनी की टीम में फिट है कि नहीं। सर ऐसे ही है। सेकंड नंबर पे कस्टमर सर्विस, सुपीरियर कस्टमर सर्विस, कि क्या कस्टमर की जो कॉल्स हैं, कस्टमर की जो कंप्लेंट्स हैं, कस्टमर का जो रिस्पांस है, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, वो कितना अच्छा है आपकी कंपनी के साथ। अगर ऑसम है तो सर आपका जो सवाल है सर जी, फिर आपको कंपेटिटर बीट नहीं कर सकते, आप कंपेटिटर को बीट कर जाएंगे। अगर आप थके हुए टिपिकल वही रिस्पॉन्सेज होंगे, वो चाहे वो ईमेल पे हो चाहे टेलीफोन पे हो, लोगों ने करोड़ रुपए की कंपेन चलाते हैं और 15,000 की एक बेचारी अनपढ़ किस्म की खातून बैठाई होती है टेलीफोन टू टेंडर, जो थकी हुई आवाज़ार जगह से जवाब देती है। मैं कहता खुदा के लिए वो 1.5 करोड़ रुपये लगा के आपने कंपेन पे अब ज़ाया कर रहे हैं, अगर आपने अपने टेलीफोन ऑपरेटर की ट्रेनिंग नहीं की, जिसने कस्टमर को रिप्लाई देना है। समझे ना बात? ठीक है सर, ये 2 चीज़ें सर बड़ी क्रिटिकल है, कंपेटिटिव एडवांटेज आता है इसका, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, और सुपीरियर ये नहीं कहा प्रोडक्ट से, मैंने कहा प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ 30% एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में दूसरी में फर्क सिर्फ 2 चीज़ों से आ जाता है। ठीक हो गया जी? आगे चलते, एक जो रह गई मैं आपको बताता हूँ, आगे चलें जी। नेक्स्ट, ये जरा गौर से देखिए जी, पूरा ना मानिएगा, क्योंकि आपका ताल्लुक दुनिया के साथ है, आप पाकिस्तान में अपनी चीज़ें नहीं बेचते, आपका ताल्लुक ग्लोबल मार्केट के साथ है। अब बांग्लादेश भी ऊपर आ रहा है, चाइना है, दूसरे मुल्क हैं। देखिए जी, ग्लोबल इन्वायरमेंट में और पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है, ज़रा गौर से देखिए। सर पाकिस्तानी में क्या है जी, वैल्यू डिप्रेशन, नॉन फंक्शनल ट्रेनिंग, अनसर्टनिटी, नो चेंज, स्कूल लर्निंग, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल ओरिएंटेशन, हायरार्कीज बनी हुई हैं, और डिटोरेशन, पॉइंट फिंगरिंग, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, नो टाइम मैनेजमेंट ऑफ मोटिवेशन। ये पाकिस्तानी प्रोडक्टिविटी का साइकिल जो टिपिकल पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। और जबकि जो दुनिया के जो मुकाबला करने वाली कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, अकाउंटेबिलिटी, मैनेजिंग मोटिवेशन, वैल्यू, स्पीड, एम्बिग्यूटी को फेस करती हैं, क्विक चेंज, फंक्शनल ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटकम, टीम मैनेजमेंट, प्रोसेस ओरिएंटेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। सर ये दुनिया इस असूलों पे चलती है। मैंने पूरी दुनिया के जो बेसिक है ना SOPs वो आपके सामने रखती हैं, और पाकिस्तानी भी रख दी है। अगर गलत है तो बता दें, है सर? ऐसे ही है ना जी, ये एक पैराडाइम है, एक दुनिया है, एक वो दुनिया जो ग्लोबल दुनिया, जिसको हम कहते हैं कंपेटिटिव वर्ल्ड। और कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको इससे जंप करना है। ये सेंटर में क्या लिखा हुआ है, ये परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और एक्सीलेंस की बात है, जिसके लिए आज तनवीर साहब और अपनी टीम के साथ आ जाएँ, और ये सफ़र कैसे तय करना हमें। जी सर, बिल्कुल लिखा हुआ है सर, ये पाकिस्तानी है सर, ये टीम वर्क मैंने लिखा सर कि 2 चीज़ें, टीम और एक कस्टमर सर्विस है। जी सर, वो इंडिविजुअल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि मैं स्टार हूँ,
यहाँ हर बंदा स्टार है टीम में। नेक पाकिस्तान का पता क्या, एज ए इंडिविजुअल पाकिस्तान की हॉकी टीम, क्रिकेट टीम, कोई टीम देख लें, इंडिविजुअली दे आर सुपरस्टार्स, बट इन अ कलेक्टिव वे दे आर पैथेटिक। पाकिस्तान कभी भी आ रही है, आपने देखा नहीं होगा। पता कि हमारे जो क्रिकेट के शौकीन है वो कहते थे कि क्रिकेट जो मैच होता है ना वो ग्राउंड में नहीं होता, वो उनका जो होता है ना जो ड्रेस रूम उधर होता है, वहाँ लड़ाई हो रही होती है, इसको पहले भेजना है, कप्तान के साथ पटा पड़ा होता है, अंदर पीछे आपको पता है पीछे ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो रही होती है पीछे, तो मैच हारा और जीता उधर जाता है। क्लियर नजर आती है वो मेरी। अगर लगाएंगे जरा, आपने बात कर दी रॉकी, रॉकी इज माई फेवरेट गेम बाय द वे। बदकिस्मती से पता किस मतलब की, जब से हमारा शहजादा ऊपर आया ना यार, स्पोर्ट्स मैन था, खुदा की कसम स्पोर्ट्स की क्या बोलूँ यार, मैं स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ। हॉकी के लिए मैंने अपने स्कूल लेवल पे वॉलीबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, स्कूल में अब तो बदकिस्मती से बच्चों का ग्राउंड ही नहीं है यार, खेलने के लिए जगह ही कोई नहीं। हॉकी से मेरी इश्क था यार, कसम से। लोग क्रिकेट से इश्क करते, मैं हॉकी का, और हमारी नेशनल गेम है। और बदकिस्मती से पहली दफा हिस्ट्री में हम क्वालिफाई नहीं कर सके, 4 दफा के चैंपियंस हैं यार हम। यार कितनी बड़ी चपेड़ है। क्या किस दौर में, जब हमारा 92 वाला वर्ल्ड कप वाला बंदा सर पे आ गया यार, अज़ाब इलाही आ गया यार कितनी। और टीम वर्क से बेस्ट जो होती है ना, पासिंग देना होता है, ये मैं पूरी ऐसा हाय हाय। और जो जंप करते हैं वो जो बॉल के पीछे, क्रिकेट में या हॉकी के पीछे जो पीछे जब बॉल को रोकते हैं, वो डर नहीं होता उनके अंदर, डर निकाला होता है, वो गोडे छिल जाएंगे, टूट जाएगी हड्डी, नहीं यार मैं ना अभी अंदर जाए मैनेजमेंट हाउस के अंदर, मैंने हॉकी वालों की पूरी समीउल्लाह, फलां, कलीमुल्लाह, सरसन सरदार, हसन सरदार, यार माय फेवरेट वंस टाइम यार, सेंट्रल फॉरवर्ड खेलता था ना, फ्लाइंग हॉर्स कहते थे उसको, और कैसे बॉल लेकर दिखा, उसकी कभी वीडियो देखा करें यार। हाय हाय, चले खैर ये हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा कि सर ये जो आज हम जिसके लिए बैठे हैं, एक्सीलेंस पे जो विजन मिशन की बात की है, ज़रा उसके ऊपर एक 2 मिनट का एक क्लिप है, देखिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल निकाला है, प्लीज़ शफक ज़रा तवज्जो के साथ। नाम कबीर खान, मैं इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम का, जो मुझसे कहा गया नजर आ रहा है ना, आप लोग सबने स्पोर्ट्स है। ये लाइट ऑफ कर दो। यस सर, बस 1 मिनट, प्रीति सग्रवाल। रिपोर्टिंग टाइम तो 10 बजे था। एक्सक्यूज मी, वुमेन्स टीम का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ब्लडी हेल, आई एम प्रीति सग्रवाल। ब्लडी हेल, प्रीति सग्रवाल, यू आर वेरी लेट। ट्राई नेक्स्ट डे। सॉरी नेक्स्ट डे। सॉरी नेक्स्ट डे। एवरीबॉडी फॉलो इन लाइन प्लीज। चलो एवरीबॉडी लाइन अप। अच्छी प्लेयर है सर। कौन मेरा अच्छा है, कौन मेरा बुरा है, वो फैसला मैं करूंगा कृष्णा जी। थैंक यू। आप एक स्टेट टीम की कैप्टन को इस तरह बाहर नहीं रख सकते। कौन सी स्टेट टीम की कैप्टन है आप? चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ की टीम है। नहीं, but I'm a captain of a state team. And I'm the coach of the Indian national women's team. मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते, ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। और इस मुल्क की टीम में लेट आने वाले के लिए जगह नहीं। Everyone understand that? Okay. Okay, get up. Get up and do 10 rounds. तो ठीक 7 मिनट पर यहाँ पर रिपोर्ट करो। अगर ठीक 7 मिनट में पहुंच गए तो टीम में आ जाए, वरना चंडीगढ़ की टीम में फिर जाना। अब सब प्लेयर सामने आएंगे और खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। बलबीर कौर पंजाब। दोबारा। बलबीर कौर पंजाब। दोबारा। बलबीर कौर पंजाब। टीम से अलग होकर साइन कर देंगे। बात। नेक्स्ट। कर्मन जगारा हरियाणा। बात। मोदी सिमिक मणिपुर। नेत्रा रेड्डी आंध्र प्रदेश। रचना प्रसाद बिहार। मुगला स्क्वायर ऑफ महाराष्ट्र। विद्या शर्मा इंडिया।
थैंक यू सर, जस्ट आपको एक मैसेज डिलीवर करना था। हाँ जी, क्या की लर्निंग है? की लर्निंग क्या है सर? नहीं, बेसिक वेक्शन क्या था? क्या? हम दीन मैनेजमेंट है एंड वी आर दीन मैनेजमेंट। हम दीन Punctuality of time. सर सबसे पहले जिस कंपनी के लोगों को अपना मिशन ना पता हो, अपनी वैल्यूज का ना पता हो, जिस पर्पस, जिसको हम पर्पस बोलते हैं, उसका ना पता हो, बाकी चीज़ें तो बात की है ना यार। एम आई राइट और रॉन्ग सर? कि मैं इंडिया से, मैं हिमाचल प्रदेश से, कि पंजाब से, हरियाणा से, वहाँ से आया हूँ खेलने, नहीं भाई। चाहे वो नेशनल लेवल हो तो चाहे आपका कंपनी का लेवल हो, हैं सर जी। अगर आप गाड़ी के लिए आए हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए आए हैं, आपने 2.5 लाख की नौकरी के लिए आए हैं, एक होंडा सिविक चाहिए आपको, ये तो बाई प्रोडक्ट है ना यार काम की। क्या बोला जी? ये तो आपकी सर्विस की बाई प्रोडक्ट है। ये इट्स नॉट अ पर्पस। पर्पस ये है कि यार मैं जिस अदारे में काम कर रहा हूँ, इट शुड बी द बेस्ट, नंबर 1। जब अदारे का ख्याल लोगों की कलेक्टिवली सब एम्प्लॉइज के दिमाग में होगा तो वो कैन बीट यार। होंडा सिविक के पीछे नहीं लोग लड़ेंगे। और पाकिस्तान को वैसे भी सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है फरहान? इस वो लोग को ना होंडा सिविक नहीं चाहिए, सिविक सेंस चाहिए। क्या बोला जी? सेंस नहीं है। वी लॉस्ट द सिविक सेंस एंड वी आर आफ्टर द सिविक्स। ओके जी, कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट चलते हैं जी, ये आगे चलें जी। हाँ जी, ये एक एक्टिविटी है छोटी सी, हमने करनी है जी। बताइए जी, व्हाट इज चेंजिंग, व्हाट इज नॉट चेंजिंग? बताइए जी, क्या चेंज हो रहा है इस वक्त? क्या चेंज हो? ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गर्मी, कभी बादल आ जाते हैं। हाँ जी फैसल, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। क्या चीज़ चेंज नहीं हो रही सर, वो बताएं। हाँ जी, क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? बोले क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा? जनरल क्वेश्चन। नहीं, आप भी चेंज हो रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ रही है, आपकी उम्र बढ़ रही है, आप थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। वो ये है जो कल्चर भी चेंज हो जाता है यार, बड़ी दुनिया बदल जाती है। चेंज नहीं होता, जो नेचर है, नेचर चेंज नहीं समाज होता। एक्सेलरेट सर याद रखिएगा हमेशा, जो होती है ना, जिसे कहते हैं ना जी के यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होती, बाकी हर चीज़ चेंज होती। हाँ, मेरा बात सुन रहे हैं ना? Mission, vision, value. ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये चेंज नहीं होती सर। इंटेग्रिटी वैल्यू है, या है या नहीं है, बीच में नहीं है कुछ। ठीक हो गया ना? तो चेंज इज कांस्टेंट, नथिंग चेंज बट चेंज। सबादिक तगय्युर को है ज़माने में। नेक्स्ट, अगर मैं स्पीड से चलूँगा, अब चेंज 2 तरह की होती है जो आपने 3 ग्रुप में लेके आनी है, और एक्सीलेंस के थ्रू जो आप आगे काम करने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने थोड़ा आपके लिए तैयारी की थी। क्या कि एक रिएक्शनरी चेंज है, एक प्रोएक्टिव चेंज है। अभी हमने बताया था रिएक्शनरी चेंज क्या होती है, जो आपके हालात दुनिया के टेक्सटाइल के बदल गए और मॉडर्नाइजेशन आ गया, स्टैंडर्डाइजेशन आ गया। अब आप बाई डिफ़ॉल्ट धक्के से ATM मशीनें दुनिया ने लगा ली, सबने लगा ली, हमें जब जूतियाँ पड़ गई फिर हमने लगाई। सारी दुनिया ने वैक्सीनेशन के ऑर्डर दे दिया, हमें हम खरात में तो उड़ के जाए को मुफ्त में मिल जाए। चाइना ने दे दिया, बाकी भी दुनिया मुफ्त में मिल जाएगी हमें वैक्सीनेशन। हमने डिले कर दिया यार, लिटरली। लम्हे खता करते हैं, सदियाँ सजा आती है, लगवा भी नहीं रहे। और 25 बंदे कल क्वारंटाइन सेंटर से भागे कराची एक्सपो से, पता है आपको? वो जो डेल्टा पॉजिटिव पता है, कल इतनी बड़ी न्यूज़ चल रही थी कि 25 बंदे वहाँ क्वारंटाइन सेंटर से भाग गए, वॉशरूम गए, उसके बाद अंदर ही नहीं आए, वहाँ की बाहर भाग। आगे चले जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टरी चेंज क्या होती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट और मजबूरन करनी पड़ती है कि अपना यूनिट चेंज कर लें, पुरानी ज़माने की मैनेजमेंट स्टाइल चेंज कर लें, वो रिएक्शनरी चेंज है जी। किसी दिन स्टेट को खबर आ गई, अच्छा जी अब बदलना चाहिए, सारी दुनिया बदल रही है, मॉडर्नाइज। एक है प्रोएक्टिव, कि आप पहले ही, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं जब बुखार होता है, कभी जाता है जो बंदा यार हर 3 महीने बाद वैसे भी मेडिकल होना चाहिए यार बंदे का, ये प्रोएक्टिव हेल्थ होती है, केयर। रिएक्टिव तो हर कोई करता है यार, मजबूरन करते हैं। नेक्स्ट, फिर देखें स्कोप ऑफ चेंज, एक ट्रांजिशन होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है।
एक ट्रांजिशनल चेंज क्या होती है, ये कुर्सी को इधर से इधर रख दो। कंपनियों में अक्सर कहते हैं फर्नीचर बदल देते ना, नई टेबलें बना लो, तो चेंज आ गई जी, देखो कितनी ज़बरदस्त बत्तियाँ नहीं लग गई, पेंट नया हो गया, वुड वर्क हो गया। ये कौन सी चेंज है? ट्रांजिशन चेंज। जब लोगों की सोच बदलते हैं, माइंडसेट चेंज करते हैं, वो क्या है जी? ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। जब उनकी सोचों में, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि सूरज के बदलने को सवेरा नहीं कहते, सोचों के बदलने को सवेरा कहते हैं। सूरज की हैं जो होती है ना, सुबह की किरणें जो होती है, सुबह के होने को सवेरा नहीं कहते, सोचों के बदलने को सवेरा कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। फिर लेवल ऑफ चेंज 3 तरह का होता है कंपनी के अंदर। जब आपने विजन मिशन की बात करनी है, ये होता है पर्सनल लेवल, फिर टीम लेवल, फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंज। तो चेंज के 3 ड्राइवर्स होते हैं, पर्सनल, डिपार्टमेंटल और फिर उनके अलग गोल्स होते हैं, उसके अलग गोल्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन मिशन या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव वो होते हैं, उसको पीसीस में काट के फिर डिपार्टमेंटल को गोल्स दिए जाते हैं। आपको एक ऑर्डर आ जाता है बड़ा, तो ये उसको कैसे अचीव करना है, आपकी सारी डिपार्टमेंटल हेड बैठते हैं, हाँ जी ये हमारा एक ऑर्डर है जी, आप इसको कैसे अचीव करना, प्रोडक्शन वाला, प्रोक्योरमेंट वाला, एचआर वाला, इतनी बंदे चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। क्योंकि ये नहीं होता कि बिजनेस नहीं है, समटाइम ये प्रॉब्लम होता है, समटाइम बिजनेस आ जाए ये उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हाउ टू डिलीवर योर कमिटमेंट नाउ। और अगर आप नहीं होंगे तो फिर नींदें छीन जाती हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अल्लाह ने आपको ज़्यादा बड़े ऑर्डर दे दिए, जैसे कोरोना में पाकिस्तान को एक ब्लेसिंग्स आई कि उधर के ऑर्डर इधर आ गए, बांग्लादेश के, इंडिया से। तो ये आ गई 3 लेवल की चेंज। नेक्स्ट, फिर टिपिकल चेंज क्या होती है? स्ट्रक्चरल चेंज, आगे होती है प्रोसेस चेंज और पीपल चेंज। चेंज के 3 डायमेंशंस हैं जी। जब भी आप अपनी कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं तो इन 3 चीज़ों पे आपने करनी है। फिर इसको फोकस करेंगे, फिर मैं अगले लेवल 2 पे आता हूँ, एक्सीलेंस के ऊपर। क्या आगे जी? स्ट्रक्चरल, यानी कि कंपनी के स्ट्रक्चर में बदलना है, डी लेयरिंग करनी होती है। आजकल क्या है, कंपनी का मॉडल क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज, यानी कि आप कंपनी बीच में से लेयरिंग खत्म कर रहे हैं, कि असिस्टेंट का कल्चर खत्म कर रहे हैं, मैनेजर अभी काम करो, उसके ना साथ नीचे वाला बंदा, ढेर सारी जो लेयर्स हैं उसमें मैनेज करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन है, ईमेल करनी है तो एक डायरेक्ट ईमेल होती है, तो ये होना चाहिए। तो एक पूरा स्ट्रक्चरल चेंज है। फिर उसके बाद प्रोसेस के अंदर चेंज है। प्रोसेस के अंदर चेंज क्यों की जाती है? बिकॉज स्पीड एंड स्पीड। और थर्ड है पीपल। पीपल चेंज क्या होती है? उनके अंदर उनकी मेंटल, उनकी जो सोच, उनकी एटीट्यूडनल, उनकी नॉलेज, उनके स्किल्स की चेंज। नेक्स्ट, अब ये देखें जी, ये इसके ऊपर मैंने जो बनाया था ना, मैंने कि 100 से ज़्यादा कंपनियों में जो काम किया है, तो मैंने कुछ 100 से ज़्यादा कंपनियों में ये चेंज और ये विजन मिशन की कहानियाँ खेलता रहा हूँ। उसमें से जो कंक्लूजन है आज के लिए सिर्फ 10 मिनट्स में लूँगा, आपको शेयर करूँगा कि क्या मैंने सीखा, क्या आप सीख सकते हैं। पाकिस्तानी बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूएसए, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी कंपनीज। नंबर 1 जी, चेंज इज एल्यूसिव एंड सटल फंक्शनल। और ये होता है की पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर। जैसे आप 3 है, आप सारा यू आर द फेस ऑफ द दिन ग्रुप ना, ठीक। अब इसके ऊपर क्या होता है? नंबर 1 जी, चेंज मैनेजमेंट। लेसन नंबर 1 जी, कि फर्स्ट एंड इंडीड द लीडिंग चैलेंज है चेंज मैनेजर मस्ट रियलाइज दैट चेंज इज नॉट फॉर वन डायमेंशनल, इट इज मल्टी डायमेंशनल। कि एक चीज को नहीं चेंज करना पड़ता, आपको मुख्तलिफ डायमेंशंस पे चेंज करनी है। अगर एचआर है तो साथ आपको फिर ऑपरेशंस, आपको प्रोक्योरमेंट, आपकी फंक्शनल चेंज जो होती है उस पर भी फोकस करना है। फिर आप अपनी टीम के साथ करते हैं पूरा काम। उसके बाद उसके लिए क्या है? विदाउट ए कंपेलिंग विजन एंड फोकस ऑन द फ्यूचर चेंज इज बाउंड टू फेल। याद रखिए, ये मेरी लर्निंग नंबर 1 है। अगर वो मल्टी डायमेंशनल लाओ। सेकंड क्या जी? कि यू आर ऑल चेंज मैनेजर्स। ओके, सेकंड लर्निंग क्या जी? जिंदगी के जो 100 कंपनियों के तजर्बा है इजाज़ निसार का, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो ये है कि बॉयल्ड सिंड्रोम की वजह से कंपनियों में चेंज नहीं हो पाती। पहला हो गया कि चेंज शुड बी मल्टी डायमेंशनल, नॉट द वन डायमेंशनल। सेकंड क्या जी? तजर्बा 100 कंपनियों का निचोड़ निकाला तो ये पता चला कि ये बॉयल्ड एग सिंड्रोम जो है ना, ये बड़ा खौफनाक, बॉयल्ड फ्रॉग सिंड्रोम। ये बॉयल्ड फ्रॉग सिंड्रोम क्या होता है? एनीबॉडी? हाँ बताएं जी। ये एक एक्सपीरियंस किया गया था। जरा बताएं जी जरा। ये ना मेंढक पे एक्सपीरियंस किया गया था कि एक मेंढक को नीचे से आग लगा दी, उसके ऊपर पानी में फेंक दिया। तो क्या किया था मेंढक ने? अपने टेम्परेचर, नीचे आग चल रही थी मसाइलिस्तान की, और ऊपर से वो टेम्परेचर को क्या करता रहा?
अपने थर्मोस्टेट को अपना, जैसे होता है हम ठंडा पानी लेते हैं बाद में वो पानी आहिस्ता आहिस्ता जब नहाते हैं ना, तो जब ये गीज़र शीज़र नहीं होते थे तो आप याद होगा कि वो बड़ा मुश्किल होता है जी नहाना ठंडे पानी से, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो पानी आपकी बॉडी से फिट हो जाता है। तो मेंढक का निज़ाम भी वैसे ही बना है। लेकिन अब वो क्या होता है कि टेम्परेचर साथ साथ जज करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एग्जांपल इसलिए दी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोग कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं। तो जो ये मेटाफोरिकल स्पीकिंग वो अपने क्या करते हैं जी, कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कोई नहीं, अपने आप को एडजस्ट कर ले। अचानक क्या होता है, जैसे कोविड में कई कंपनियां बंद हुई हैं जो कंपेटिटिव नहीं थी, जिनके सिस्टम, जिनके स्ट्रक्चर, जिनके नहीं थे मार्केट के ओरिएंटेड, बंद हो गई। जैसे कई 50% जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद हो गई आपकी। ये तो आपके वैसे बड़ी क्या एग्जांपल है आपके सामने। और वही चल रही है जिन्होंने बॉयल्स फेडरॉक सिंड्रोम से अपना बचा लिया। ये आग है जो हर वक्त बाहर चल रही है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, कोविड आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो आपके इख्तियार में है कि आप अपने टेम्परेचर को फील करें और उसके मुताबिक अपने आप को, सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को अपडेट करें। नहीं जब वक्त आएगा कि कई टेक्सटाइल मिलें बंद भी पड़ी हुई हैं, मुर्गियों के शेड खाने बने हुए हैं, फैसलाबाद जाएं आप। उन्होंने अपनी कंपेटिटिवनेस नहीं बढ़ाई, खाली वो मशीनरी लगा लेने से नहीं कंपनी कंपेटिटिव हो जाती। बदकिस्मती है, मैंने बड़े बड़े इदारों में जाकर देखा है टेक्सटाइल के, यकीन जाने बुरा ना मानिएगा, कि जो सेट होता है $1 बिलियन की मशीनरी लगा लेगा, 1 करोड़ पे अपने लोगों पे नहीं लगाएगा। पुरवीन शाकर कहती है बात तो सच है मगर बात है सर ऐसे ही होता है। बड़े लोग अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करते। डॉलर टर्म्स के अंदर रिसर्च कहती है कि अगर आप कंपनी का एक जो होती है ना लोगों के ऊपर $1 इन्वेस्ट करते हैं, उसकी यील्ड $25 में आती है। ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूं मैं। और आपको पता है दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड्स के हैं कि हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे काउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स के हैं कि किसी कंपनी की जो अर्निंग है या सेल्स है या अर्निंग है, उसकी कितना परसेंटाइल या परसेंटेज शुड बी इन्वेस्टेड इन द पीपल, नॉट सैलरीज एंड बोनसेस। प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट। लोग रोटी पानी खाने को भी इन्वेस्टमेंट समझते हैं। वो तो रात को पेट में जाना है, सुबह का आपको पता ही है क्या हाल होता है उसका खाने का, है जी। कम से कम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 है पीपल। ये दुनिया का और अकाउंटिंग मॉडल बदल गया है सिंगापुर में। वो कहते हैं कि ये जो एग्जेक्टिव लर्निंग है, ये दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में कितने एग्जेक्टिव लर्निंग सेंटर बने हैं? लम्स और हाउसिंग के या मैनेजमेंट हाउस के अलावा रहा ही कोई नहीं। फेम्स था वैसे पुराने ज़माने का हो गया, जाते कोई नहीं। ये कौमें यार ये तालीम और तरबियत से बनती है, एजुकेशन उसके बाद तरबियत, और हमारी तो दोनों चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान की 500 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी भी दुनिया की किसी नंबर 1 में नहीं आती। 500 दुनिया के लम्स को तो आप किसी खाते में लोग लम्स। आपको पता है कि जितने बड़े मैंने कोई 1000 CEO से मिल चुका हूँ, मेरे ख्याल 1% भी नहीं होगा जो लम्स भेजते हैं, बाकी सारे आईवी लीग्स भेजते हैं। लम्स तो हमारे जैसे आप जैसे बच्चे जाते हो गए हैं, थोड़ी सी CEO के बच्चे तो आईवी लीग से नीचे आते ही नहीं। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज 2nd ईयर है, वो भी 2nd ईयर है, कैम्ब्रिज 1st है जी आईवी लीग्स US से। कोई कोलंबिया जा रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड जा रहा है, कोई MIT जा रहा है, कोई स्टैनफोर्ड जा रहा है, ठीक है। मैं लोगों को गाइड करता हूँ यार, भेजो, उसके बाद आओ बच्चे को बुलाए इधर आएंगे, तो तुम्हें दुनिया तो पता चले दुनिया है कहाँ। ये जो लम्स बना था, पता मैंने सैयद बाबर अली का इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा सर ये लम्स क्यों बनाया था आपने, व्हाट वाज द विजन बिहाइंड द लम्स? पता क्या जवाब था उनका? नहीं, कहते हैं कि मैंने ना ये 80s की 70s की बात है कि मैंने वहाँ इनरोलमेंट करा दी हार्वर्ड में, बिजनेस उनका जो उसका कहते हैं AMP प्रोग्राम, एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम। 70 की बात है, 50 साल पहले। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ से उस वक्त पैकेजेस का मैं CEO था, तो मैं समझा कि यार मैं बहुत सीख चुका हूँ, आई नो एवरीथिंग। तो पाकिस्तानी को एक प्रॉब्लम है माइंडसेट का कि वी आर मिस्टर नो एज अ कंट्री। आपको कोई पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ 22 करोड़ डॉक्टर रहते हैं, कोई है दुनिया का मुल्क ऐसा यहाँ 22 करोड़ डॉक्टर हों? हैं वकील भी, हकीम भी, सारे कील हैं, सारे हकीम हैं। आपको पेट दर्द होगा, सारे आपको पास सिक्योरिटी गार्ड भी कहेगा सर मैं तो पूरी देता सर मैं आपको इलाज करता हूँ सर, मैं मेरे तो बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। और कई कीमों की दवाइयाँ जो कोविड आया ना कोई मानता नहीं था, कई मौलवी वो मानते नहीं थे। बाद में जब तारक जमीन साहब इन जैसे बड़ों को कोविड हुआ तो सारे कहते थे, मैं क्या कुछ भी फूका था तो ठीक हो जी, नहीं जनाब
वायरस नहीं देखता कि ये कोरोना नहीं देखता कि आप फूके मारने से तवीज़ पढ़ने से ठीक हो जाएंगे। वो अगला स्टेप है, वो यकीन का अगला लेवल है, वो फ़र्क पड़ता ज़रूर है, लेकिन पहले जो अल्लाह कहता है कि यार अपना खूंटी के साथ बांध दो अपने ऊँट को, फिर तवक्कल करो। आंखें बंद करके तो तवक्कल नहीं होता। आगे चले जी। तो बॉयल्ड सिंड्रोम आ गया जी कि वो जो टेम्परेचर में वो रिसर्च कहती है तनवीर साहब कि वो मर जाता है वहाँ। असल में रिसर्च का कंक्लूजन क्या जी कि वो जो फ्रॉग है वो पानी का टेम्परेचर जब एक पॉइंट पे निकलना भी चाहता है कि पानी अब बॉइलिंग इस लेवल पे आ गया है कि अब उसको हर्ट कर रहा है, उसको पेन हो रही है, वो निकलना भी चाहता है लेकिन नहीं निकल सकता। उस वक्त जब निकलने की ख्वाहिश होती है कि मैं निकलूँ, उस वक्त तक वो इतना टेम्परेचर होता है कि उसके मसल वीक होते हैं और वो मर जाता है। कंपनियां भी इसी तरह मर जाती हैं बॉइल्ड फ्रॉग सिंड्रोम से। सर वही तो कह रहा हूँ, वो डिसीजन कर लेता तो बच जाता। कई लोग होते हैं जो आ रहे हैं, अभी सऊदी अरब से लोग आ रहे हैं 25-25 को, सऊदी के हालात बड़े बुरे हैं, इकोनॉमी टोटल शैम्बल्ड है। यूएस कोविड में पाकिस्तानी आए हैं क्योंकि अल्टीमेटली मुल्क तो हमारा अपना यही है ना, घर तो यही है, रोटी तो सीधे देनी है। तो ये है कई लोग आ रहे हैं, यूएई में लोग नहीं फंसे पड़े, अभी भी 20 लाख बेचारा बंदा मर रहा है उधर। मैं जो लेबर क्लास की बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे बंदे तो 5% है ना सर सऊदी अरब में, 90% तो हमारी लेबर है ना यार। छोटी छोटी मजदूरियाँ कर रहे हैं, सड़कों पे काम कर रहे हैं, जिनके नाम भी नहीं हमें आते, पता भी नहीं। वो भी डिसाइड करते हैं आईटी और फाइनेंस में टोटल सऊदी लोग हैं तो वो भी वापस आए। 4 लाख बंदा आ रहा है पाकिस्तान। हाँ उन्होंने कहा 4 लाख बंदा पाकिस्तान, क्या यार आगे बेरोजगारी। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कोई डिसीजन होता नहीं होता, मर जाते हैं कंपनियां भी सर, मर जाती हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन डाई बिकॉज दे डू नॉट टेक डिसीजंस टाइमली, चेंज नहीं करते अपने आप को। इसको बोला था मैंने, इनोवेशन या डिसरप्शन में अगर नहीं आते तो दे, क्योंकि डार्विन जो था ना, जो जिसने एक एवोल्यूशन की जो थ्योरी दी थी, वो कहता है कि सबसे बड़ी जो सीक्रेट है किसी कौमों का, किसी अफराद का या किसी स्पीशीज का, वो कहते हैं एक ही है, वो क्या है, सीक्रेट ऑफ चेंज, सीक्रेट टू अडेप्टेबिलिटी। जिसकी पास अडेप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंट ज्यादा है वो सर्वाइव करेगा। और सर्वाइवल ऑफ द, क्या उसने बोला, नहीं सर ये तो पुराना हो गया है, सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट। क्या बोला जी, लिख लें, सर्वाइवल ऑफ द, ये है दुनिया का मंत्र, सर्वाइवल ऑफ द। सर ये भी पुराना हो गया। उस्ताद ने कहा था अगर डायरेक्शन के बगैर फास्ट होंगे वह फिर मर जाएंगे, अगर डायरेक्शन नहीं है ना आपकी तो स्पीड इज डजंट मैटर। तो क्या जी, सर्वाइवल ऑफ द इनोवेशन, इनोवेटिव। सर आप इनोवेशन नहीं करेंगे, आप अपने सिस्टम स्ट्रक्चर जो मैंने 3-4 लीवर्स बताए नहीं करेंगे तो आपका सर्वाइवल नहीं है। नेक्स्ट है जी, थर्ड लेसन है जी कि चेंज मैनेजर मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द रेलिवेंस ऑफ द चेंज प्रोग्राम विद कि चेंज को जब तक आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चेंज अगेन डिजास्टर होती है। चेंज फॉर चेंज से नहीं होना चाहिए कि उसने सुर्खी पाउडर लगा लिया, उसने फलां कर लिया, आप पेड़ मार के अपने आप को लाल कर लेंगे। नो वे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एक ही सेक्टर हो ना आपका, उसके अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन फिर भी यूनिक होती है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, उसकी मैनेजमेंट स्टाइल इज डिफरेंट डिस्पाइट द सेम सेक्टर। बैंकिंग में जाता हूँ ना, मैं डायरेक्टर ट्रेनिंग था जब स्टेट बैंक में, तो मैं सारे बैंकों में जाया करता था, तो बैंकों में देखता था बैंक तो सारे सेम थे, बैंकिंग इंडस्ट्री सेम, इंटरेस्ट रेट सेम, सब कुछ चीज़ें सेम, लोगों की सैलरियाँ सेम, लेकिन फैसल बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जमीन आसमान का फर्क था। उनके कल्चर में, उनकी प्रैक्टिसेस में, उनके सिस्टम्स में सेम इंडस्ट्री थी, सेम सब कुछ था, लेकिन नहीं सर, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टेक्चुअलाइजेशन करना चेंज का, दैट इज अ थर्ड लर्निंग। नेक्स्ट है जी, फोर्थ है जी कि मैनेजिंग अ लीडिंग चेंज आल्सो मीन्स दैट सिंस रेजिस्टेंस टू चेंज एमिनेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमूविंग द कंप्लेसेंसी। ये सब ठीक है, इस सबसे बड़ा खतरा है जी। और याद रखिएगा बात, जो दायरे में चेंज मैनेजमेंट चल रहा होता है ना, प्रोसेस, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो लोग यस कह रहे थे सर होनी चाहिए चेंज, वही अंदर से चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ये मेरी चौथी लर्निंग थी सर, ये 100 कंपनियों का निचोड़ है, आपको बता रहा हूँ मैं दिन ग्रुप की बात नहीं कर रहा। फैसल, जो लोग सबसे ज्यादा होते हैं ना मैनेजमेंट की टीम पे बैठ के, और वही अंदर से नहीं होना, कॉरिडोर में जाके टी ब्रेक में नहीं होना। अरे बात तो सच है, मगर बात है
रुसवाई की पूरी झाकर दिखाता, मैंने नहीं कहा। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई। आगे चले, नहीं वैसे चेंज हो गया, कहते बात तो सच है मगर सेशन से ऐसा ऐसा बंदे के अंदर हमें लगता है कि नहीं यार चेंज हो सकता है। शुरू में स्टार्ट इधर से होता है, जो हमने पहले कहा ना कि शुरू से नहीं जाए कुछ भी नहीं करेगा। यस टाइम से देखते हैं सर, देखा ना सर, मैंने अब 5 पे पहुंचा हूँ। ये मैं आपको अपने 100 कंपनियों का 10 साल का निचोड़ बता रहा हूँ, ये 5 ये आधे घंटे में। नेक्स्ट जी, 5th आ गया जी, चेंज मैनेजर मस्ट बी ट्रेन टू कन्वर्ट अननोन फैक्टर्स, जिसको अनसर्टेनिटी पता ही नहीं क्यों ना कल, उस फैक्टर्स को भी अनसीन जो होते हैं उसको भी मैनेज करना है। जैसे कोविड आ गया बीच में बारी बार, ठीक है। नीड टू क्रिटिकली फोकस ऑन द आउटकम्स एंड द रिजल्ट्स, दैट इज की कि एट द एंड ऑफ द चेंज कंपनी में जो हमारे विजन मिशन या वैल्यूज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, परफॉर्मेंस में होगा या कोई रेजिस्टेंस में होगा। नेक्स्ट 6th में जी कहता है जी, वाइल प्लानिंग चेंज मैनेजर मस्ट गिव रैशनैलिटी टू द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय क्लियरली आर्टिकुलेटिंग अ सेंट्रल विजन एंड कंसिस्टेंट चेंज थीम्स। समझ आ गई बात, आर्टिकुलेशन ऑफ द विजन। और विजन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाय इन ऑफ द विजन, बाय इन ऑफ द, कि विजन को अगर बाय नहीं होगा अक्रॉस द कंपनी, नोबडी कैन इंप्लीमेंट। जो आपने बोला था इंप्लीमेंटेशन के इश्यूज आते हैं, वो इस वजह से आते हैं कि बाय इन नहीं होता सर, प्लानिंग में हो जाती है लेकिन प्लानिंग के बाद बाय इन का मतलब क्या है, ओन नहीं करते लोग, ओनरशिप नहीं लेते प्रोसेस की। जब तक ओनरशिप नहीं होगी चेंज नहीं आती, कंपनी अगले लेवल पे नहीं जाती। नेक्स्ट लास्ट में जी, चेंज कहता है कि बिल्डिंग अ सीनियर टीम, उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए, और उसके बाद टाइमिंग्स ऑफ द चेंज, दैट इज द क्रिटिकल। कि एक टीम हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ऑनरशिप ले, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनकलकेट करे उन बिहेवियर्स को जो कि थ्रू आउट द कंपनीज वो चलते हैं। और उसके लिए कंक्लूजन, चेंज मैनेजर मस्ट रियलाइज कि चेंज इंप्लाइज कंसिस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन रिजिडिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। एक तरफ नहीं होगा, एक तरफ बहुत फ्लेक्सिबल, दोनों के दरमियान एक जंग होगी। क्योंकि जब कंपनी के पुराने लोग होते हैं वो हमेशा उसको रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि वो एक बंदा घर से, आपको पता है इंसान 5 दिन, आप दफ्तर से जिस सड़क से घर जाते हैं ना, अनफॉर्चुनेट वो सड़क बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैंने बन रही है, और आपको दूसरा रूट ले जाते हैं, वो 5 दिन के बाद ना आपको पिछली सड़क ही भूल जाएगी कि यार नहीं लगता था मैं सदियों से इसी सड़क से जा रहा था। वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपका, हालांकि वो सड़क ठीक हो गई हो, और आपको ऑटोमेटिकली, यार मैंने सोचा था, रोज सोचता हूँ इस सड़क से वापस तुम्हारा जाना, कभी पहले जाया करता था। तो इंसान की नई हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं, ठीक हो गया। इट इज नॉट द ग्रेटेस्ट एंड द फिटेस्ट, जो मैंने अभी बात की थी डार्विन की, कि विल सर्वाइव बट हु हैज एबिलिटी टू अडैप्ट एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ये है क्रिटिकल पॉइंट कि जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है, वो सर्वाइव करेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आ जाए जी इस सफर के ऊपर, अगला जो मेरा आधा घंटा है 20 मिनट मैं इस पे लगाऊंगा। यहां तक हो गया चेंज की बात, अब आ जाएगी एक्सीलेंस की बात। और एक्सीलेंस का पहला स्टेप है 212। अब ये चेंज कैसे करनी है, आपको मैंने अब एक जहाज को, एयरपोर्ट को होता ना, रनवे पे ले आया हूं मैं, अब हमने इधर से टेक ऑफ करना, ठीक, अगले आधे घंटे में जहाज ने टेक ऑफ करना। 212 इज द स्टार्टिंग। जैसे जहाज के इंजन चलते हैं ना, जहाज खड़ा हो जाता है स्टैटिक, पता है, फिर रनवे जब टेक ऑफ की पोजीशन आता है तो क्या करता है, खड़ा होकर उसके सारे इंजन पहले ओपन होते हैं, उसके बाद फिर वो मोमेंटम गेन करता है, और उसके बाद फिर वो एरोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स के तहत वो उड़ जाता है। तो कंपनीज भी ऐसे टेक ऑफ करते हैं, और कैसे होते हैं वो 212 से होता है टेक ऑफ। सर 212 क्या है? नाउ यू आर रेडी फॉर टेक ऑफ। यस, सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, ऑक्सीजन माइक ऊपर पड़े हैं, ठीक है, ठीक, अब टेक ऑफ करने वाले हैं। सिर्फ ये सवाल है कि ये 212 क्या है टेक ऑफ का? 212 और टेक ऑफ होने वाला है। फरहान, तारिक, तू नजरें छुपा लेता है, यार सवाल पूछता हूँ, नीचे ना कर, आंखों में आंखें डाल के देख ले। हैं जी सर, 212। चलो मैं, ये छठी जमात का सवाल है भाई, दबे बुरा ना मानिएगा, हो रहे हैं 6 ग्रेड से, क्या आप 6 ग्रेड से बेहतर है? ये बेसिकली वो क्वेश्चन है। हम जो मैट्रिक होते हैं ना, बल्कि एचआर वाले क्वेश्चन मैट्रिक की सर्टिफिकेट चेक कराएं जरा, कसम से। हर परसों भी ये क्या महीने का रिजल्ट वो निकला, जाली डिग्री निकली यार 3 साल बाद, कसम से यार। वो कोई 10, वो कोई होते ना एचईसी चेक कराते हैं एचआर वाले, कहते यार जरा इसकी डिग्री जाली है, डिग्री होती है,
दिल्ली बस नहीं होता, पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ता है? डिग्री तो कोर्ट से भी मिल जाती है। हाँ, डिग्री सर 212 छठी बात का सवाल है, साइंस का सवाल है। छठी बात में साइंस 8वीं में पढ़ते थे ना, जनरल साइंस, उसका है। और ये केमिस्ट्री फिजिक्स का सवाल है बेसिकली। हाँ 212 टाइम कहते हैं। सर आप इंजीनियर हैं? अच्छा इंजीनियर का कोई ताल्लुक नहीं, ये तो बेसिक सवाल है साइंस का। हाँ जी बताने लगा हूँ 212 किसे कहते हैं सर? वाह इतना पेज ना बजाएं यार, फिर आपने कहना फरहान ये आप ही ले लें। ये आप ही ले लें, चाहता हूँ आप ले यार, छोटा सा सवाल है 212। चलो मैं बता देता हूँ, एक इशारा दे देता हूँ, ठीक है? टेम्परेचर के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक? अब तो बता दें। फ़ारेनहाइट किसने बोला? पहले किसने बोला? आपने बोला। ये आपकी, ये प्लीज इनके क्लैप करें यार। ये 212 फ़ारेनहाइट है। ये 211 के ऊपर क्या पानी बॉयल करता है और 212 पे पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है। आई रिपीट, ये साइंस का बेसिक असूल है कि 100 सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल करता है, 100 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 211 फ़ारेनहाइट इज इक्वल। जैसे मीटर को सेंटीमीटर या मीटर को करते हैं ना, हम अपना स्क्वायर फुट को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी? इतने स्क्वायर फुट का इतना मीटर होता है। तो बल्कि घर किसने बनाया कंस्ट्रक्शन कोई रिसेंट टाइम में, उसको स्क्वायर फुट पक्का याद हो, टाले लेनी है कितने स्क्वायर फुट, हाँ कितना स्क्वायर फुट। वो कहते नहीं सर मीटरों में मिलेगी, कहता मैंने समझ नहीं आ रही मीटरों को स्क्वायर को, और फिर आप कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा मीटरों से इतने स्क्वायर फुट बनते, ऐसे ही है नहीं सर। 211 को क्या कहते हैं जी? पानी बॉयल करता है। और 212 पे पानी, हाय सर फैक्ट्रियाँ, शिप्स, सैटेलाइट, दुनिया की हर बड़ी बड़ी मशीनरियाँ, चीज़ें, रेलवे, सारी स्टीम से चलती है। जिसने स्टीम इंजन बनाया था गोरे ने, दुआएं दे उसको। सर स्टीम वो ताकत है जो पानी के अंदर, जो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हैं, वो पानी जो होता है 211 पे चला से जब 12 पे शिफ्ट होता है तो स्टीम जब बनता है, तो स्टीम हैज अ पावर। और एक पॉइंट का डिफरेंस है सर, मैं आज आपको जो सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ इस छोटे से आज के सेशन में, ये मेरा 3 दिन का सेशन होता है। मैं तो पहाड़ों पे ले जाता हूँ लोगों को, कंपनियों को, एंग्रो, पेप्सी, नेस्ले और ये क्या नाम है पीएसओ के। तो मैंने कोई 20 प्रोग्राम किए होंगे पूरे पाकिस्तान। पीएसओ इतना बड़ा दायरा है आपको पता, ठीक है? फिर बैंक तो मेरे इंडस्ट्री आई, स्टेट बैंक, फैसल बैंक, यूबीएल, एमसीबी, एचबीएल, सबको मैंने ट्रेनिंग दे दी है यार, ठीक है जी? कोई ऐसा रह ही नहीं गया। हमारे तो रोज ट्रेनिंग होती है, तो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे इतने कराए हैं। आपके रजाक दाऊद साहब, इनके बेटे सारे ट्रेनिंग करके गए हम तो दोनों, फैसल तैमूर। लीडरशिप का हमारा 1 वीक का प्रोग्राम होता है, रगड़ा कराते हैं हम उस वक्त सारे बड़े बड़े सीईओज को भी हम पानी से बिली बनाया होता हमें, क्योंकि वो हमारी एक्सरसाइज बड़ी टफ होती। तो सर ये 211 से 212 का मतलब क्या है कि वो जो लिटिल डिफरेंस मेक्स अ बिग डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एक्सीलेंस। क्या बोला जी? मेक्स अ big difference, and that little difference is big difference, that is called little difference is mediocrity, और पाकिस्तानी love mediocrity। कोई जान है सर पिछले 15 साल से एक्सीलेंस का सबक पढ़ा रहा है इस कौम को। दुनिया सर अगर बदली है तो एक्सीलेंस से बदली है, और बदलेगी तो एक्सीलेंस से बदलेगी। 212 से बदलेगी, 211 से कभी नहीं बदलेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है यार, पानी है यार, खुदा ने मेरे लिए नहीं बनाया, मुसलमानों के लिए पानी हो रहा है, काफरों के लिए पानी हो रहा है। सर जब ब्लड प्लाज्मा चाहिए होता है, उसमें कोई लगता है ये हिंदू का, ये मुसलमान का प्लाज्मा। अगर आप मर रहे हो, आपको प्लाज्मा चाहिए हो, ये ब्लड चाहिए हो, उस वक्त ब्लड, वैसे कहते हैं रिश्ता करते वक्त हिंदू है मुसलमान, बल्कि काज देखते हैं शेख ने, फलाने, राई ने, जो खून लगना हो तो उस वक्त देखते हैं सर बी नेगेटिव चाहिए। सर बी नेगेटिव बड़ा रेयर ब्लड है मेरा, क्योंकि आइए बी ब्लड ग्रुप मेरा बी नेगेटिव है, मैं ब्लड डोनर भी हूँ, 2 साल में जरूर देता हूँ। तो मैं उस वक्त नहीं को देखता कि यार है काफर है, कुछ सही है यार, इंसान है ना यार, सबसे बड़ी चीज़ क्या इंसान हो। तो उस वक्त बी नेगेटिव में किसी को कह दो ना बी नेगेटिव, लोग जो आके सर अपना नंबर देते हैं, जरूरत पड़ जाती है बी नेगेटिव की। यकीन जान, और ये फीस भी लेना होता है इसमें, तो हमको पैसे लगे तो ब्लड थोड़ी देना होता है। तो यकीन जानो कि जिसको भी आप ब्लड देते हैं जिंदगी भर आपको कभी भी मिलेगा ना 10 साल बाद भी आपको कहेगा यार आई एम रियली थैंकफुल टू यू यार, क्योंकि कोई लालच नहीं है ना उसमें। रिलेशनशिप बन गया ना, आपका खून उसकी रगों में तोड़ रहा है, ये उसका आपकी रगों में तोड़ रहा है। सर 212 का एक लॉ है, अल्लाह की जो रात नहीं सूरज निकला हुआ है, पता है 22% सोलर एनर्जी जो होती है ना यूरोप में, जर्मनी में, जापान में, सर वहाँ सूरज नहीं निकलता 12 में से 11 महीने, पता है ना आपको? यूरोप में हेज होता है, वहाँ बादल होते हैं, और वो 22% अपनी सोलर जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी की नीड्स है ना, वो सोलर से पूरी करते हैं।
और पाकिस्तान में 11 महीने सूरज निकलता रहा है, ऐसी है ना, वहाँ 11 महीने नहीं निकलता है और वो 22% एनर्जी नीड्स पूरी करते हैं फरहान, और हमारे 11 महीने निकलता है और हम क्या करते हैं, मिर्चें सुखाते हैं, मेहंदी लगा के ना बालों में धूप में बैठते हैं। अल्लाह मियाँ, और मैं किसी भी सरकारी दफ्तर जाऊँ ना सर, आधे से ज्यादा लाल लाल वाले निकलते हैं बालों वाले। ये क्या चक्कर है, कहते हैं जी वो मेहंदी। मैं कहता देखो सुन्नत अल्लाह एक है सर, 212 सुन्नत अल्लाह है, प्लीज माइंड लिख लें ये बात। सर अगर आप दीन ग्रुप को या अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज को, तो 212 पे जब तक नहीं आएंगे एक्सीलेंस नहीं आएगी। अब ये कैसे आएगी ये भी बता देता हूँ, अगले 15 मिनट है मेरे पास। ये पहला फार्मूला है, हाउ टू अचीव 212। अब ये इंसानों पे मैंने अप्लाई किया है, साइंस का सूल मैंने इंसानों पे लिया है, मैं पिछले 15 साल से बताया, मैं इसकी ये तबलीग कर रहा हूँ 212 की। आगे चलें जी, IP + FG = D, ये है जी स्टार्टिंग विद द सेल्फ डेवलपमेंट, ये आपकी ज़ात है। और बैठे भी कैफे खुदी में इकबाल के इस कॉन्सेप्ट में, अभी भाई ये इकबाल के ऊपर जो खुदी है वो सेल्फ है, और सेल्फ की रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है। जिस बंदे की जितना स्ट्रेस, एंगर, डिप्रेशन की बीमारियां नजर आ रही हैं, उसकी एक ही वजह है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी लो है। जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होती है उसको टेंशन डिप्रेशन नहीं होता। ठीक, और इसका तरीकाकार क्या है, IP + FG, इनबॉर्न पोटेंशियल जो अल्लाह ने भेजा आपको, और उसके बाद फ्यूचर ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जो आपको अल्लाह ने, खुदा ने आपको जो टैलेंट देके भेजा है, उसको डिस्कवर करके उसको रिफाइन कर लेना, एक्चुअलाइज कर लेना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चले जाना, दैट इज अ डेवलपमेंट, दैट इज अ आपका अनअर्थ हो जाता है। तो कैसे होता है, एक बहुत बड़ा गुरु थे, मैंने गोरे से सीखा था ये वाला, कि ये जो फार्मूला है एक्सीलेंस का, ये कैसे निकला। तो ब्रायन ट्रेसी की किताब है मैक्सिमम अचीवमेंट के नाम से, दुनिया का वन ऑफ द टॉप एंथनी रॉबिन्सन और ब्रायन ट्रेसी, ये दुनिया के वो बड़े लोग हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट अमेरिका बनाया, USA। क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा जितनी ग्रूमिंग है USA से हुई है, उनकी जो थॉट्स, उनकी जो किताबें, और बाकी आधी मैंने अपने बुजुर्गों से, बाबा जी से किया, अली जवेरी से लेके बाबा इशफाक था। तो मेरा ये दोनों वाइड वेस्ट और ईस्ट दोनों को स्टडी किया है, फिर जाके ये चीज़ें बनती हैं, वजूद में आती। क्या हुआ कि कहता है कि IA + AI ये मल्टीप्लाई, ये इंसान का जो 212 आता है, कैसे, इनबॉर्न, अक्वायर्ड, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एटीट्यूड = इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आ जाती है तो फिर आपकी टीम परफॉर्मेंस आती है, टीम परफॉर्मेंस लीड्स टू बिजनेस परफॉर्मेंस। सिंपल। जो भी आता है मेरे पास यो, सबसे पहले उसको मैं सबक पढ़ाता हूँ, अलिफ अनार बे बकरी, मैनेजमेंट और लीडरशिप का ये सबक है। फरहान आप भी पढ़िएगा, विजन, स्किल, इंसेंटिव्स, रिसोर्सेज और एक्शन प्लान = विजन। जहां नहीं होगा कि इस कंपनी में स्किल होंगे, इंसेंटिव होगा, तो क्या होगा, वहां कंफ्यूजन। और जहां विजन है, स्किल्स नहीं है, इंसेंटिव भी है, रिसोर्सेज भी है, एक्शन प्लान भी है, वहां क्या होगी कंपनी में अंदर, एंजाइटी। और जहां विजन स्किल दोनों मौजूद हैं लेकिन लोगों को मोटिवेट नहीं किया जाता, इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते, तो क्या हो जाता है, वहां रेजिस्टेंस होती है। और जिस कंपनी में विजन स्किल इंसेंटिव हो लेकिन रिसोर्सेज ना दिए जाएं, और वहां क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है कंपनी के लोगों में। और जगह विजन स्किल सब कुछ हो लेकिन एक्शन प्लान ना हो, तो फिर एक ख्वाब ही रह जाते हैं, बस ख्याली दुनिया रह जाती है। ये मैं सबको ना, ये मैनेजमेंट का अली अनार पे बकरी रोज बढ़ाता हूँ, रोज मैं किसी को कहता हूँ सर तो इसकी फोटो कॉपी कराएं, और जाके 20 बंदों को दफ्तर में जाके देनी है, फिर फ्रेम करा के लगानी है, और चाय के साथ, पानी के साथ, कौन के बुलाए, क्योंकि मैनेजमेंट ईजी है ना, देखा जाए। हमने इसको मैंने समराइज किया है, ये 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है इसके पीछे। जरूरी कि अपना इन्वेंट द व्हील करना है, दोबारा पी जाए, वो जो व्हील याद हो गया उसमें वैल्यू एडिशन तो करे ना यार, भैया जा तो हो चुका 3000 साल पहले, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। ठीक है जी, आगे चलो जरा। ये यू है, यू पे रोकेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू जी? यू का मतलब क्या होता है? हाँ जी, यू का मतलब क्या होता है? बोलिए जी, यू का मतलब क्या होता है जी? यू का मैंने पता है, हमें मौलवी साहब ने पढ़ाया था, मौलवी साहब ने पढ़ाया था यू। हाँ, यू स्टैंड्स फॉर, 7वीं में पढ़ाया था, लिटिल डिफरेंस मेक्स अ बिग डिफरेंस। मैंने आपको 212 अभी बताया है।
आपको पता है कि छोटा से जो ओलंपिक्स अभी हो रहे हैं सर, 1 माइक्रो नैनो सेकेंड का फर्क जो होता है ना, लिटिल डिफरेंस सर, उसका जो रिवार्ड आता है ना, एक को $1 मिलियन मिल रहा होता है इनाम, एक बेचारा फारग हो जाता है सेकंड पे, थर्ड पे, थर्ड भी नहीं मिलता उसको। तो सर लिटिल डिफरेंस की जिंदगी का ऐसा है। एक बजा मेडिकल में किंग एडवर्ड में एडमिशन लेना है सर, अब तो 0.00 में फर्क पड़ता है, नंबर पे नहीं पड़ता। 70, 80, 95.0 आपकी बेटी का बेटे का एडमिशन होना है, ये किंग एडवर्ड जाना है मेडिकल, या यूईटी जाना है, या नस्ट जाना है, जो बड़े इदारे पाकिस्तान के बाहर है। तो एक छोटी सी फर्क से सारी जिंदगी बंदा उड़ता रहता है, काश मेरा 1 नंबर कम ना होता तो आज मैं भी किंग एडवर्ड से मेडिकल कर लेता है। बुरहान कोई बात, ये CSS है, एक मुकाबले का इम्तिहान, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड माई CSS। तो क्या हुआ जी, 1 नंबर पे लोग रह जाते हैं, सारी जिंदगी पछताते रहते हैं, यार 1 नंबर होता, मैं भी आज किसी सरकारी इदारे का सेक्रेटरी होता, तो DMG ग्रुप में होता। तो सर ये जो है ना, यू का मतलब बोलें जी क्या है, देखिए जी, देखिए यू का मतलब क्या है जी, मैट्रिक में ना हमें सर ने उस्ताद ने लिखाया था, यू का मतलब क्या जी, आवर ओन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपने बारे में जानना। कैसे जी, नेक्स्ट ये 5 पॉइंट्स हैं जी, ये घर जाके काम करने वाला है जी, थोड़ा सा लंबा काम है। क्या जी, सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आती है, स्वॉट एनालिसिस से। जो कंपनी जो धारा, आपने मुझे एक सवाल पूछता होता हूँ, ये मेरा FAQ है, आपने सर लास्ट अपना स्वॉट एनालिसिस कब किया, लिखकर, जबानी नहीं, कंपनी का किया या अपना किया? मैंने पूछा है आपने अपना कब किया? वो हर कोई करके ना अपनी विश लिस्ट बनाता है, फिर उसको कहता है न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस, और उसके बाद फिर अगले दिन भूल जाते हैं। ये 90% लोगों का ये बिहेवियर है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन दोबारा कभी पढ़ते नहीं पूरे साल पढ़ते हैं सर, वो कहीं लगाए हुए लिख के आपने, हम माशा आया। चले आगे चलता हूँ, ये आगे चलता है। विजन की हम बात कर रहे थे, इस मुल्क में पता है कि सबसे बड़ा मसला क्या है, विजन कहीं खो गया है। विजन की जगह क्या आ गया जी, टेलीविजन। क्या बोला? और मिशन कहीं खो गया, मिशन की जगह आ गया कमीशन। क्या बोला? ये पूरा पाकिस्तान ना अब टेलीविजन से कमीशन से चलता है। इकबाल का जो विजन था ना, ख्वाब और कायद की तबीर जो मिशन था, ये विजन और मिशन की कहानी अब खत्म हो गई। अब क्या आ गई, टेलीविजन की कहानी और कमीशन। आप पाकिस्तानी को देखें ना, हर बंदा कमीशन के बगैर चलता ही नहीं, कहता बेटू पैसे बखाओ मेरा मूड बने। ये कि इंजन है, जिस फील्ड में भी चले जाए, वो बच्चे को आप हायर करेंगे, यार तुम इंटर्नशिप पे आ जाओ, तुम सीखोगे, पहले तो पैसे कितने दोगे? ये नहीं कहेगा सर मैं कितना सीखूंगा। हालांकि मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ, बच्चों को कहता हूँ फर्स्ट स्टेज होते हैं लाइफ की, होती है लर्निंग, सेकंड होती है अर्निंग, और लास्ट में होती है रिटर्निंग। जिंदगी के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है जी लर्न, अर्न एंड देन रिटर्न। जो सीखा, जो कमाया, आगे दो यार। इसको कहते हैं लीविंग द लेगेसी। आप लेगेसी नहीं छोड़ के गए तो आप बेकार है जिंदगी। सर आगे चल, ये जी, ये इसका तल्लक क्या होता है, सेल्फ जो होता है ना, जो एक्सीलेंस का तल्लक इसके साथ होता है। एक्सीलेंस का तल्लक होता है जी आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ। सेल्फ कॉन्सेप्ट के 3 डायमेंशन होते हैं। क्या जी, एक आइडियल सेल्फ, एक रियल सेल्फ, एक सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ वो होता है, आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक नहीं देखा, लिंक्डइन पे बड़े बड़े लोगों ने बम्बास्टिक जी, इवेंजलिस्ट, तो पता नहीं क्या क्या, तो मोटिवेशनल स्पीकर, और मैं क्या क्या हूँ, कंसल्टेंट, बला बला बला, वो उसका सोशल सेल्फ होता है। रियल सेल्फ होता है, पंजाबी है ना हम सारे ज़्यादातर, तो हम अक्सर पूछते हैं यार तू कहानी ना सुना, मैंने विचली गल दस, तू है कौन, तुसी चाहते की हो? तुसी रिश्ता देखने चले जाओ, सारे घर कोठियां देख के कहेंगे ये असल तुसी है कौन, बाकी तो ही सारा कुछ। इतना धोखा, इतना फेक हो गया सब कुछ है। मुझे पूछने जाते हैं आप कैसे खुद ही ये मेहमेट उसमें सिखाते हैं क्या? मैं कहते हैं जी हम सिखाते हैं कि गोल्ड में और गोल्ड प्लेटेड में फर्क क्या है। क्या जी, आजकल सब कुछ गोल्ड प्लेटेड हो गया जी, और गोल्ड में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि असली गोल्ड क्या है। आपके सामने HR का फलां का आया, CV आया, पढ़ा लिखा के गोल्ड वाला, यार इसका CV है बुरान, और बाद में गोल्ड प्लेटेड निकलता है। कहते यार ये तो मैंने परखा, थोड़ा सा रगड़ा लगाया, ये तो अंदर से निकला है, लोया निकला है यार, ये तो अंदर से कुछ और था। तो ये इसकी वजह ये है कि वो सोशल सेल्फ में जब डिफरेंस होगा
तो आपका कॉन्सेप्ट जो होगा ना रियल, वो बंदा ना अंदर से कोई थोड़ा सा हिला होगा। जो रियल बंदा होगा जिसका सेल्फ सोशल रियल और आइडियल सेम है, वो मैन ऑफ इंटेग्रिटी है, वो मैन ऑफ कमिटमेंट है, वो मैन ऑफ करेक्टर है। सर वही बात है ना, वो वैल्यूज क्या करती हैं, वो इन तीनों सेल्फ को जेलिंग है, वो बॉन्डिंग करती है, केमिकल बॉन्ड है वो बीच में से बॉन्ड, वो केमिकल जो होता है ना, ठीक है, वो जो एल्फी, वो वैल्यूज एल्फी का काम करती है, वो जोड़ के रखती है। वो जब एल्फी खत्म हो गई, हाली वो पानी था, एल्फी नहीं थी, वो फिर कोई सोशल सेल्फ कोई और होता है, बंदा कुछ है। पंजाबी के में कहते हैं कि दूरों देखिया करोड़ दा, कोलों देखिया लख दा, पर क्या ते कख दा। मतलब दूर से करोड़ का, करीब से लाख का, करीब से बिल्कुल जज किया तो पता चला ये तो फारक है। तो ये हमारा एक्सीलेंस इसलिए नहीं आ पाती कि वो हमारे तीनों सेल्फ के अंदर डिफरेंस आता है। क्यों आता है? ऑलरेडी बताया, वैल्यूज है। आगे चलिए, इन तीनों से मिलकर सेल्फ बिलीफ बनता है। सेल्फ बिलीफ बेस है आपकी आपकी एक्सीलेंस की। आगे चलिए जी, नेक्स्ट। हाँ, ये इंसान की जो नाकामी है, एक्सीलेंस क्यों नहीं अचीव कर पाते हम, वर्क प्लेस पे हो या चाहे हमारे ऑफिस के ऊपर हो, घरों में हो, वो देख लीजिए। नंबर 1, पीपल डोंट नो व्हाट टू डू एंड पीपल डोंट नो हाउ टू डू। एब्सेंस ऑफ गोल्स एंड नॉट नो हाउ टू अचीव योर गोल्स। 90% लोगों को तो पहले ये नहीं पता होता कि गोल्स हैं क्या मेरे। ये पूरी एक एक्टिविटी है, कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपको। गोल सेटिंग टू गोल गेटिंग ट्रेनिंग होती है हमारी, आपको कराऊंगा। दूसरा है जी, हाउ टू अचीव द गोल्स। वो कौन से स्किल्स, वो कौन से कॉम्पिटेंस, वो कौन सा टैलेंट, वो कौन सी चीजें चाहिए टू अचीव द गोल्स। नेक्स्ट, उसकी 2 ही वजह होती है, या कमिटमेंट की कमी होती है या कॉम्पिटेंस की कमी। अगर गोल्स अचीव ना हो तो 2 ही वजह होती है, या कमिटमेंट की कमी है या फिर या कॉम्पिटेंस की कमी। नेक्स्ट, उसकी वजह से फिर क्या होता है जी कि आगे चले जी, फेलियर। और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ जी, रोके जरा, बीच में एरो करते हैं बस। तो जी 1 सेकंड का मैं ब्रेक लगा, इसमें दोनों में फर्क बता होगा, जरा प्लीज सर्व कर दें। फर्क क्या है जी दोनों का, विनर और लूजर में? कंसिस्टेंट। सब ने एक लफ्ज बोलना चाहिए। हाँ जी, बोलिए जी। सर तारिक, सर फर्क है दोनों के, विनर और लूजर में क्या फर्क होता है? वेरी गुड। और स्किल्स एंड कंसिस्टेंसी, आप बताइए। सर एक ही फर्क है, अभी मैंने बताया भी था जब ये मैं करा रहा था आपको। करें जी, असल जो होता है ना जिंदगी में सबसे बड़ा जो विनर का जो नंबर 1 एट्रीब्यूट है ना, वो है ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज सक्सेस, ऑफ हिज फेलियर। जिंदगी में सबसे बड़ा डिफरेंशियल फैक्टर जो होता है ना, वो आपका टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है कंपनियों के अंदर सबसे जो मोस्ट वांटेड जो HR वालों को चाहिए होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए होता है। राइट, जॉब डिस्क्रिप्शन के शुरू में रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दिस लिखा हो, रिस्पॉन्सिबल है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब पता है, आप उस PN को भी नहीं छोड़ते, उसको भी रिटेन करके रखते हैं। एक किताब है, मैं बहुत उसको प्रमोट करता हूँ, ये कीप द की पीपल हु कीप द कंपनी। गोरे की लिखी सबसे बेस्ट किताब है HR पे। मैं किस साल IBA, मैंने 14 साल IBA में HR पढ़ाया यार, 14 साल। शाम को जो MBA नहीं आते, आधा पाकिस्तान का HR मेरे पास, यहाँ के पंजाब यूनिवर्सिटी में जो IBA डिपार्टमेंट है नहर के ऊपर, तो मैं पढ़ाता रहूँ यार। MBA को 2000 से शुरू हुआ, 2014-15 तक मैंने नॉन स्टॉप पढ़ाया, साथ जॉब की या साथ पढ़ाता था। वो पढ़ाता भी HR था, मेरा ये सब्जेक्ट था, लीडरशिप, मैनेजमेंट, HR। तो मैं लोगों को कहता था कि यार जिंदगी में सबसे कीमती चीज़ जो होती है, आप उस चपरासी भी आपका कोई बंदा ना आपका एम्प्लॉय नहीं निकालेगा अगर वो आपकी बत्तियां बंद करता है रात को। कोई मैनेजर साहब होते हैं सारे बड़े बड़े कंपनियों में, जिसको पता यार घर में AC लगाऊंगा ना मैं, और दफ्तर में लगाऊंगा, उसका कितना बिल, वो जिम्मेदारी ले रहा है इस चीज़ की, उसको साहस है। क्या ख्याल है? हालांकि उसकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है वो बिल की बत्ती का बिल जब बंद करे, ये उस कमरे में जो बंदा आखिरी बैठा होगा उसकी जिम्मेदारी होती है जी। ये लास्ट पर्सन शुड बी ट्रेन्ड,
अक्सर तो अच्छे तारों में लिखा होता है कि यार प्लीज व्हेन यू लीव द रूम प्लीज स्विच ऑफ द ऑल द लाइट्स एंड गैजेट्स, जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स प्लीज ऑफ, क्योंकि एक यूनिट बड़ा कीमती है यार। पानी है, वॉशरूम में जाते हैं लोग, किससे जाया करते हैं वजू के नाम पे यार, कितना दर्द होता है यार। पानी खुला होता है और लगे होते हैं 10 घंटा वजू कर रहे हैं और नेकियां कमाने के चक्कर में वो आप गुनाह कमा रहे हो। आप पानी बड़ी कीमती चीज है। यूरोप में जाओ तो फिर पता चलता वहां पानी है जी, पुराना वहां पानी होता भी ठीक है। फिर पानी के देखते हो पानी किधर है यार, मैं लंदन में गया हूं 5 में पानी नहीं था। तो वो एक पानी, छोटी छोटी चीजों से यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकती है। आप उस बंदे को नहीं जाने देंगे सर, ये चाहे वो सियोल हो या चाहे नीचे तक हो, ये जिम्मेदारी का एहसास ये विनर कहलाता है। आगे चलें जी, नेक्स्ट ये देखिए जी, नेक्स्ट ये जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, ये आइसबर्ग है जी, ये है बुनियादी एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट। आइसबर्ग क्या कहता है? टिप ऑफ द आइसबर्ग। 20% आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंस है कि आपने पीएचडी की, आपने इंजीनियरिंग की, आपने ये किया, आपने वो किया, आपने प्रोडक्शन आपको बड़ी अच्छी आती है, ठीक है, लेकिन 80% आपकी ये चीजें हैं जो आपको एक्सीलेंस की तरफ लेके जाती। और बार बार रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज एक्सीलेंस? एक और डायमेंशन में बता रहा हूं, ये तो हो गया ना आइसबर्ग। एक्सीलेंस क्या? व्हेन यू बीट योर ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस टुडे फ्रॉम द यस्टरडे। क्या बोला? आज की जो परफॉर्मेंस है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक है। क्या कि मुसलमान वो तबाह हुआ जिसका आज उसके गुज़श्ता कल से बेहतर नहीं है। ये एक्सीलेंस है, ये रियल डेफिनेशन ऑफ एक्सीलेंस है। जो किताबों में लिखी हुई डेफिनेशन एक्सीलेंस है वो कहते हैं इट इज द परसेप्शन ऑफ द क्वालिटी इन द माइंड ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड एक्सीलेंस। तो क्वालिटी का जो परसेप्शन है ना जी, वो भी किसके ज़हन में? कस्टमर के ज़हन में। जो परसीव करता है अबाउट योर सर्विसेज एंड अबाउट योर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सीलेंस। लेकिन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेफिनेशन है दैट इज वेरी क्लोज टू द यार आइडियलिज्म। क्या कि जिसका आज मतलब आज आपके केपीआईज जो हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस का जो थ्रेशोल्ड है या स्टैंडर्ड्स हैं, गुज़श्ता आज भी वही हैं और कल भी वही हैं, तो एक्सक्यूज मी आप मीडियोकर हैं। नेक्स्ट, ये वही आ गया। नेक्स्ट 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 आगे चलते हैं, बस क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं, ये वही वाला लेके हैं। और ये देखें, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सीलेंस के अंदर एक पॉइंट आता है कि नंबर 1 पे बनना या नंबर 1 रहना, ये दो अलग-अलग चीजें। लोग एक कंपनी में अभी जो एक्सपोर्टर की मैं लिस्ट दे रहा था, कई कंपनी ऊपर कहीं कभी नीचे आई जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया ना जी। स्टाइल वाले इस वक्त पाकिस्तान के एक्सपोर्टर 400 कितने 31 के 450 अराउंड उनका बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है डॉलर्स में, ठीक है। तो वो पिछले साल कोई और था, तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे तादाद होती जाती है नंबरिंग। लेकिन नंबर 1 रहना, मैं यकीन है ना, मेरा दोस्त है, मैं कराची जब भी जाता हूँ आई हैव लंच विद हिम या ब्रेकफास्ट में उनके घर जरूर जाता हूँ, वो है जहांगीर खान। उसकी बड़ी रिस्पेक्ट का, मैं उसको देखने जाता हूँ, उसे सीखने जाता हूँ, बात करने जाता हूँ कराची में। इज अ ग्रेट गाय। दुनिया में अगर बाहर के मुल्क में होता ना, उसके बूत बना के पूछते, इतना बड़ा लेजेंड है वो जहांगीर खान। स्क्वैश सर 555 मैच दुनिया में कोई जीत नहीं सकता, कहते हैं आने वाले 100 साल तक उसका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो सकता। इज अ लेजेंड। फिर जान शेर खान, कैसे 9 दफा जहांगीर खान ने 9 दफा यार ये जीता अपना गेम जो होती है, गेम जो नेशनल ओलंपिक गेम होती है इनकी। आगे चलें जी। उसके बाद जी नेक्स्ट 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 वो कटिंग एज मैंने बता दिया कि वो एक घोड़े का जो होता है ना जब जीतता है, या एक जो एथलीट होता है 100 मीटर वाली रेस पे, सर उसका नाक या उसकी उंगली या उसका पाँव वो माइक्रो एंगल से देखते हैं वो कंप्यूटर से कि किसका उसके ऊपर उसका होता है, वो एज कहलाता है, वो कंपेटिटिव एज कहलाता है। किसी भी कंपनी का ये जो एज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एज दूसरे पे, और 2 एज मैंने बता दिए थे आपको। क्या? एक कस्टमर सर्विस, सुपीरियर कस्टमर सर्विस, और एक टीम वर्क। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये आगे ले जाए, वो ले आए काश वाला ना। हाँ जी, ये तो ना एटीट्यूड है, ये बुनियादी फर्क है जी। वो जो 212 का जो बुनियादी फर्क है ना जी, वो क्या जी? आपके रवैयों का फर्क है, आपके एटीट्यूड्स का फर्क, ठीक है जी। वो एटीट्यूड जो ना वो पॉजिटिव है या मेंटल एटीट्यूड नेगेटिव है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है जी 211 से 212 तक जाने के लिए। ये लिटिल डिफरेंस मेक्स अ बिग डिफरेंस एंड दैट इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है जी। ये एक्सीलेंस देखें जी, ये पीटर ड्रकर ने बोला था, एफिशिएंट
एंड इफेक्टिव। ये पीटर ड्रकर की बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट एक्सीलेंस का। वो कहता है कि एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग थिंग्स राइट और इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग राइट थिंग्स। सही चीजें करने का नाम है जी इफेक्टिवनेस, कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं एज अ कंपनी, और दूसरा है कि उसको कितनी स्पीड से कर रहे हैं। जैसे दिसंबर में हम होते थे ना बैंक में, तो दिसंबर में टारगेट्स होते थे 31 दिसंबर, जैसे 30 जुलाई जून को कंपनियों की बैलेंस शीट क्लोज होती है, ठीक है, तो वो उनके 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज होते हैं। अगर आपने डिपॉजिट लेके आ गए या आपको डिस्बर्समेंट कर दी जो कि आफ्टर 31 है, तो कंसिडर नहीं होगी आपकी परफॉर्मेंस में, ठीक है ना। तो दैट इज अ की कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। वो बंदर वाली एग्जांपल तो आपने सुनी हुई ना, कि साड़ियां ते आनियां जानियां, देखो पाकिस्तानी उस मंकी की तरह दौड़ने लगाएंगे, स्पीड होगी लेकिन रिजल्ट नहीं होगा। राजी राजा, स्पीड होगी लेकिन रिजल्ट नहीं होगा, और रिजल्ट होगा तो लेकिन लेट होगा। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एफिशिएंसी, स्पीड और इफेक्टिवनेस मीन रिजल्ट्स, इन दोनों को इकट्ठा करें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को, तो इज इक्वल टू क्या बनती है, एक्सीलेंस। मैंने आपको कितने 3-4 डायमेंशन से एक्सीलेंस का ना कॉन्सेप्ट इंस्टॉल किया आपके दिमाग। आगे चलेंगे, आखिर में क्या 2 कीज हैं जी एक्सीलेंस की, नो योर वर्क एंड लव योर वर्क। नो योर वर्क एंड लव योर वर्क। कहते हैं जो बंदा अपने काम से प्यार करता है ना, वो काम नहीं करता, उसकी हैबिट बन जाती है, उसका शौक है, हॉबी है। और ये आखिर में जी आज के सेशन क्लोजिंग है इस पे। नेक्स्ट जी, ये देखिए जी, ये 4 चीजें हैं जी, इसको क्या कहते हैं जी, काश। ये काश है जी, और अगर ये चारों चीजें मिल जाएं, एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स एंड हैबिट, तो ये काश को कन्वर्ट हो जाता है कैश में। क्या हो जाता है, सॉरी डॉलर्स में, ठीक है, मैं डॉलर लिख दूंगा समझ सब, ठीक है, ये डॉलर्स में होगा, ठीक है। वो पाकिस्तान को डॉलर बड़े मोटिवेट करते हैं, जो खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, ऐसा उनको डॉलर से मोटिवेट करते हैं ना। आपको सैलरी में से डॉलर में मिलती है, मिलते काश जी, कोई डॉलर भी थोड़े थोड़े दे देंगे, ठीक है। हम इंशाल्लाह अगले साल ये एक्सीलेंस करेंगे, ये डबल रिजल्ट्स आएंगे, तो फिर आपको डॉलरों में सैलरी मिलेगी, ठीक। आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे, मैं दोस्त कहता है यार मुझे डॉलरों की बड़ी खुशी होती है, पढ़े हो गया, लेकिन मेरा दुख होता है मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे जब भेजने पड़ते हैं ना, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, उनकी जब फीस जाती है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो सर हैं पता है, ठीक है जी। तो वो क्या है जी, ये काश भी है और ये कैश भी है। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आपके पास नॉलेज नहीं है और आपके रेलिवेंट वो स्किल्स नहीं है, तो ये क्या है, ये काश है। और अगर आपका सही सेट ऑफ स्किल्स सही है, तो आपको पता है जो वो चाबी से खुलता नहीं, वो जो बटन होते हैं 6666 और ब्रीफ केस के ना, तो सक्सेस जो होती है वो 666 का नाम है, ऐसे करते हैं तो खुल जाता है। वो 4 बटनों का नाम है, सही नंबर ऑफ नॉलेज, सही स्किल, सही एटीट्यूड और सही वो जो होता है ना आपके स्किल। तो दिस इज बिट्स ओके, ये नॉलेज आगे वही हो गया ना। तो ये सारा है। और कहते हैं जब इकोनॉमी में रिसेशन होता है ना, तो कैश इज किंग, और जब कहतो रिजाल होता है, यानी कि जब लोगों के जहनों में इन्हिताद आ जाता है, तो फिर कंटेंट, नॉलेज इज किंग। तो आज की जो दुनिया है सर जी, जो कंपेटिटिव है, जाता है सर जी 2 चीज़ों से जाता है, नॉलेज से या फिर आपकी जेब में कैश से। आप कोई भी काम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो कमिंग टू द पॉइंट, ये काश एक्सीलेंस की मैंने आपको फिलॉसफी शेयर की। कमिंग टू द पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ये कैसे आता है। ये आपकी जो बुनियादी चीज़ है, ये सिर्फ खाली किताबें पढ़ लेने से या किसी कंसल्टेंट से बढ़ा के आपकी विजन मिशन से नहीं आता, जब तक ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये कॉर्पोरेट कल्चर से डेवलप होता है। क्या बोला जी, किसी भी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट का नंबर 1 क्या है, मैंडेट क्या है, टू चेंज द कॉर्पोरेट कल्चर। और कॉर्पोरेट कल्चर किस चीज से बनता है, ये 3-4 बेसिक इंग्रेडिएंट से बनता है। नंबर 1, वो आपका मेरिट कल्चर से बनता है, वो आपका ट्रांसपेरेंसी कल्चर से बनता है, वो आपका एम्पावरमेंट कल्चर से बनता है। तो लोगों को आपने कितना एम्पावर किया हुआ, उनको खाली केपीएस नहीं दिए हुए, उनको साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी कितनी दी गई है। और फिर लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप डेवलपमेंट कितनी है। विद ऑल द लीडरशिप डेवलपमेंट के साथ फिर वो आपकी वो जो एम्पावरमेंट आती है कंपनीज के अंदर, वो आ जाती है आपकी कितनी आपने लोगों को डेलीगेशन किया हुआ है।
कितना आप लोगों ने आपने अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर किया हुआ है, कितना इनेबलिंग इन्वायरमेंट दिया गया है। वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट जो होता है ना वो बड़ा क्रिटिकल है। ये वो सारी चीज़ें हैं। और फिर जाके कहीं लास्ट में अकाउंटेबिलिटी आती है, वो आखिर में आती है। वो अकाउंटेबिलिटी भी किस चीज़ की? परफॉर्मेंस की। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल होता है किसी भी इदारे में वो क्या होता है? वो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है। अप्रेजल एक ऐसा टूल है जिससे आप किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय का उसको किल कर सकते, उसको स्लॉटर कर सकते, उसके करियर को। अगर वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बेस पे होगी, अगर वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बेस पे होगी, सही उसकी KPIs के साथ, तो फिर उस कंपनी के अंदर एक मोटिवेशन आएगा। अदरवाइज डीमोटिवेटेड हो जाएगी सारी कंपनी। और लास्ट में जो कॉर्पोरेट कल्चर का एक जुमला सुन लीजिए कि जो कॉर्पोरेट कल्चर जो होता है ना, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टाइल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। एग्जाम्पल क्या है कि अगर CEO साहब अगर 12 बजे आएंगे दफ्तर में और आपसे कॉर्पोरेट कल्चर के ऊपर लेक्चर देके कहेंगे जी कंपनी ठीक करें, तो कंपनी कभी ठीक नहीं होगी। अगर वो 9 बजे लोगों को कहते हैं और खुद वो 7 बजे 8 बजे घर दफ्तर में पहुंचे होते हैं, दैट विल द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ कॉर्पोरेट कल्चर। इसको कहते हैं वॉक द टॉक। क्या बोलते हैं? तो पहला क्या है जी, बुनियादी स्टेप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरफ आने का, वो है वॉक द टॉक, मीन लीड बाय एग्जाम्पल। ठीक, अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्या ये HR और HODs का काम है और डिपार्टमेंटल हेड का काम है तो अपने अप्रेजल सिस्टम ठीक रखें। लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर फैसले ना करें, राइट एंड रॉन्ग पे फैसले। बदकिस्मत है वो दारे जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे, इसको गाड़ी दे दो, मैं कंपनी का नाम भी लूंगा, बहुत बड़ी कंपनी जिसमें मैंने एक दफा काम किया, तो मैं अंदर गया तो CEO साहब सर पकड़ के बैठे हुए थे, स्ट्रेस में बैठे। मैं कहा CEO साहब खैर, मैं बड़े CEOs की कोचिंग करता हूँ, बताया ना मैं 100 से ज़्यादा CEOs हैं जो मैं जिनकी मैं मेंटोरिंग करता हूँ। वो मैंने कहा सर हुआ क्या तो होया क्या? वो कहता जी जहाज मसला हो गया, एक HR हेड बना नहीं हमारा, HR हेड उसने रिजाइन दे दिया यार, कहता मैं नहीं जा कम करना चाहता। मैं कि वजह क्या बनी? कहता जी वो वजह थी वो प्रोडक्शन वाले ने अपना टारगेट अचीव किया था, उसको मैंने वो नस्विक दे दी। शेड क्योंकि एक ही है जहाँ बड़े अफसरों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और वो उसके पास कल्टस थी, ठीक है जी, तो कल्टस को अपडेट करके उसने काफ़ी का मेहनत की। HR वाले को कहा जी जनाब जी मुझे बड़ी तकलीफ होती है सर, पाकिस्तान में पता है किसी 2 बंदे एक ही जैसे काम कर रहे हैं और एक को गाड़ी मिल जाए बड़ी वाली और एक ही जगह खड़ी हो, सर बड़ी तकलीफ होती है सर। बात तो सच है, मगर बात है सही। तो वो ना कहते हैं, मैंने कहा सर बुरा ना मानने की बात बताऊं, इसमें HR का कसूर नहीं है। कहते उसने कुछ ही नहीं किया, HR वाले बेचारे वैसे थैंकलेस जॉब होती है, फरहान बड़ी जलील होते हैं बेचारे, पुराना हो गया बड़े, लेकिन बहुत रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन HR वाले को मुश्किल फैसले HR के थ्रू जाते हैं लेटर, इस वजह से लोग HR को दुश्मन समझते हैं। वो तो बेचारा डाकिए का काम कर रहा होता है। बात हो खुल के हंस ले यार, ये ट्रेनिंग फॉरम है, इसमें आपके दिल की हवाड़, ये हवाड़ निकालते हैं, इसको पड़ास कहते हैं। मैं कहता हूँ पड़ास निकाल लिया करें, ठीक है, हमने प्लस किया था ना, जो बोल रहा है सच बोल। तो वो ना मैंने कहा सर गलती आपकी है CEO साहब। कहता जी जाज वो कैसे? मैंने कहा जी आप ना गाड़ी देने से पहले कुछ 3 महीने पहले एक पॉलिसी निकालते अपनी कंपनी की, और सबको कंपनी की पॉलिसी ईमेल कर देते कि जनाब ये पॉलिसी है कंपनी की, जो ये अपने ये टारगेट अचीव करेगा इतना नंबर ऑफ टाइम में उसको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, और सारे उसको पढ़ लेते। 3 महीने बाद गाड़ी देती, किसी ने बोलना भी नहीं था। तो आपने उल्टा कर दिया, आपने उसको दे दिया बादशाह सलामत की तरह, हालांकि टारगेट अचीव किया, एग्रीड वार्ड करना चाहिए एग्रीड, लेकिन आपने प्रोसेस ठीक नहीं था। कहते यू आर राइट, आप कोई प्रोसेस बना के, सिस्टम बना के, पॉलिसी बना के, कंपनी मुल्क में पॉलिसी से चलते हैं, तकरीरों से नहीं चलते, याद रखिएगा बात, ठीक है। तो वो जो होते ना, तो मैंने कहा जी इसको सिस्टम के तरीके कर देते तो आज आपका ये कंपनी का बंदा खुश भी होता बल्कि शर्मिंदा हो रहा होता कि यार मुझे भी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, ठीक हो गया। अडेप्टेबिलिटी के ऊपर मैंने पहले आधा घंटा लगाई, चेंज मैनेजमेंट में, ये डिजाइन अबाउट चेंज स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, पीपल में कैसे होनी चाहिए, वो मैंने आपको तरीका भी बताया। फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूशन क्यों होनी होती है, ये मैंने आपको बताया। एग्जीक्यूशन में रेजिस्टेंस आती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ऐसे जो रेजिस्ट कर रहे होते हैं, प्लानिंग को एग्जीक्यूशन की स्टेज पे लेके नहीं जाते, जिसमें 2 एक कैपेसिटी बिल्डिंग का भी इशू होता है, बहुत बड़ा इशू होता है कैपेसिटी बिल्डिंग का, लोगों के अंदर वो अपडेट नहीं होते।
जैसे आपको पता है विंडो मांग रही होती है, मेरा सिस्टम अपडेट करो। इंसानों के अंदर भी नेचुरल एपिटाइट होती है टू ग्रो। आज की जो अच्छी जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ओडी बोलते हैं, जो फंक्शन है चेंज का, उसके अंदर वो कहते हैं कि वही कंपनी में लोग सर रिटेन होते हैं या रहते हैं जहां उनको ग्रोथ मिलती है। सैलरी 4 बेसिक वेरिएबल्स हैं जिससे कंपनी में पीपल आर बीइंग रिटेन्ड। एक तो होता है ना बोनस हो गए, पैसे हो गए, ठीक है, वो अब सेकंड नंबर पे है बाई द वे, बुरा ना मानिएगा। कोविड की वजह से शायद ऊपर चली गई हो, फिर वापस आ गई वो। रोटी की वजह लोग डरे हुए थे ना कि कहीं नौकरी ना चली जाए। तो क्या हुआ कि पहले नंबर पे हमेशा लोगों की करियर ग्रोथ आती और उनकी रिस्पेक्ट आती। याद रखिएगा 3R कहता हूं मैं HR के अंदर। ये जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए या लोगों के अंदर जो मोटिवेशन का जो इशू है इस वक्त, काम ऐसे लगता है कि आपके जू में आ गए हैं, ऐसे लोगों के मुंह लटके होते हैं, कभी चेहरों पे लोगों को रौनक नहीं नजर आएगी आपको कि एज टू एम्प्लॉयज में थे। तो वो मैं अक्सर देखता हूँ 3 चीजें मैं जाता हूँ कि उसके अंदर डाल दें, ऐसे लोगों के चेहरे खिल जाएंगे। नंबर 1 फर्स्ट R 3R ये लिख के ना सर जी आपने लगाने HR के कमरे में, CEO साहब के कमरे में, सबके कमरों में लगाएं 3R अप्रोच कि लोगों को इंस्पायर कैसे करना है, इंगेज कैसे करना है, मोटिवेट कैसे करना है। नंबर 1 फर्स्ट इज R मीन रिस्पेक्ट। इंसान की सबसे बड़ी नीड रिस्पेक्ट है। डार्विन ने कहा था कि वो हायरार्की ऑफ नीड नहीं था, वो मैस्लो ने कहा था कि बायोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, स्टीम और एक्चुअलाइजेशन की बात करता है। ये उल्टा है, बेसिकली बकवास है ये सारी डार्विन। और ये जो हमारे बाबा जी ने बताया था, इशफाक अहमद साहब के पास बैठते थे जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, तो उनके पास वास्तव साहब के पास, और कहते थे उल्टा है ये। वो हमारे सारे तारिक साहब जो हमारे एमफिल में आई पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, मैंने एमफिल किया था उधर से, तो वो कहते थे कि मैंने मैस्लो मेरा क्लास में था USA में, 1952 की बात है, PhD किया उन्होंने USA से, पुराने बुजुर्ग आदमी थे। कहते हैं कि यार हम कहा ये पिरामिड उल्टा है। कहते हैं इंसान की नीड रोटी नहीं है, इंसान की नीड, पहली नीड रिस्पेक्ट है। अगर डार्विन को मान लिया जाए इंसान कुत्ता बिल्ला बंदरों की औलाद है तो फिर तो ठीक है उनके मुताबिक वेस्ट के, लेकिन इंसान बंदरों की औलाद नहीं है। टू माय बिलीव इंसान पैगंबरों की औलाद है। और पैगंबरों की औलाद जो होती है उसकी पहली नीड क्या होती है जी? रिस्पेक्ट। तेरी खुदी की जो बात है, तेरी आबरू सी तेरी खुद रखी खुदी तो शाही, ना रखी तो रूसी आखी। ठीक हो गया जी। सेकंड आ रहा है जी आपका, वो है रिकग्निशन। क्या बोला जी? आपको रिकग्नाइज किया जाता है। पाकिस्तान का बदकिस्मत मुल्क है। हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ी आदत क्या लोगों की है? ईगो या हसद। हम इज्तिमाई हसद का शिकार है एज ए नेशन। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि इतना हसद है इज्तिमाई तौर पे कि हम दिल से दुआ नहीं देते किसी को कहीं सचमुच में लग ही ना जाए। इतनी हसद है। कोई एक बार बढ़ जाए, एक बंदा आगे निकल जाए, पीछे पड़ जाते हैं, टांगे खींचते हैं उसकी सारे। तीसरा R क्या जी? फर्स्ट रिस्पेक्ट, दूसरा और तीसरा रिवॉर्ड, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। लेकिन ये थर्ड है, पहले नहीं है। इंसान की फितरत की बात कर रहा हूं मैं, इंसान के ऊपर जो 25 साल मैंने रिसर्च की उस पर बात कर रहा हूं। इंसान की पहली रिस्पेक्ट, दूसरी रिकग्निशन और तीसरी फौजी जाके जो टैंकों में बम बांध के जो लेटते हैं, अपनी जान के नजराने देते हैं, तो वो पैसों की खातिर नहीं जाते। और रिस्पेक्ट होती है, अपने मुल्क की रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट, ठीक है। रिकग्निशन मिलती है, निशान हैदर मिलता है, ठीक है, फलां मिलता है, वो उसकी लिए जान देते हैं। और पैसों को 25,000 की नौकरी के लिए नहीं कोई जान देता है। तो दीज आर द 3 वेरिएबल्स जो कि आपको एक्सीलेंस की तरफ लेके जाते हैं एज अ कंपनी। 3R रिस्पेक्ट, जिससे 211 का जो बोतल है ना वो 212 पे शिफ्ट होता है, जो थर्मोस्टेट है उसका 211 से 212 पे। तो सर ये जिंदगी की आज की जो गुफ्तगू है वो सारी गुफ्तगू ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने बयान की, जो पहले मैंने 5-6 ड्राइवर बताए कि चेंज क्यों नहीं आ पाती, क्या पाकिस्तानी कंपनियों में चेंज क्यों नहीं होती, वो मैंने बता दिया कि जो बॉयल्ड फ्रॉग सिंड्रोम क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज क्या है, लोग कैसे ऊपर से होते हैं अंदर से कुछ और होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को, और फिर किन किन चीज़ों में पर्सनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या डिपार्टमेंटल चेंज कैसे आती है, और कंक्लूजन की एक्सीलेंस क्या है, कैसे अचीव होती है। और ये 3R जो मैंने आपको बताए हैं, आई होप कि ये अगर एग्जीक्यूट हो जाते हैं
तो फिर आप देखिएगा कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस डेवलपमेंट है, और अल्टीमेटली कंपनी ऑफ द ईयर होगी, कंपनी आपकी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग होगी और अपनी इमेज बिल्डिंग होगी। लोग आपका कंपनी में बेरोजगारी की वजह से काम नहीं करेंगे कि मुझे नौकरी नहीं है, कंपनी में काम करेंगे कि इसलिए चलेंगे। और आखिर में एक छोटा सा कंक्लूड करना अपने वो ट्रस्ट वाले पे, एक छोटा सा, मैंने एक आमिर खान का एक मेरी बड़ी फेवरेट मूवी है ये, बल्कि ऑस्कर के लिए अवार्ड भी नॉमिनेट भी हुई थी। इसके अंदर एक लीडरशिप का एक लेसन है, क्योंकि मैंने बताया ना लीडरशिप इस मेरी ज़िंदगी का कोड जो है ना, मैं इसलिए गोरों की आपको चीज़ें नहीं बता रहा, ठीक है। आपको अपनी ये ना सोचे कि इंडिया ने बनाई है, मूवी का कल्चर का कोई ताल्लुक नहीं होता। इस पर देखिएगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर, फिर क्लोजिंग। थैंक यू। यही बस कितना है, कितने मिनट का? हाँ, ये देखिए जी लगान है, ये आखिरी स्कोर है। अगर मूवी देखी है ये आप लोगों ने हैं कई बार, ये सीन बड़ा मजे का है। ये लीडरशिप के ऊपर आप देखेंगे, इसको कुछ नहीं खेलना आता यार, लेकिन वो अपने चलते जाए। ये देखो, ये जवेद भी था, छिक्का भी याद आ जाता हमें। अभी जीतने के लिए 5 दौड़ बाकी है। तुझे एक सीमा पार करनी होगी कचरा। आगे जी कुछ कर कचरा। बड़ा आगे करते हैं। कितना स्ट्रेस है उसके ऊपर बेचारे में। ये जरा जुमले सुनिएगा जरा, बड़े प्यारे इसके, ये देखना जरा। सुनो जरा, 3 गुना लगान देगा। है जी बस कर दो। वो देखा आपने उसको, जब आखिरी बॉल पे उसको क्या याद आ रहा होता है कि मेरी तारीफ होगी। उसकी माँ कहती है तुम अपने बाप पे क्यों, वो भी सच बोलता था। और उसकी जो बीवी है वो क्या कहती है, मुझे तुम्हारे पे यकीन है। सर जी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ है यकीन। जब आपको अपनी मैनेजमेंट पे, आप अपने सीनियर पे, आपको अपने पे जब ट्रस्ट होता है, यकीन होता है, ये यकीन जो होता है और ये ट्रस्ट, ये एक्सीलेंस की आखिरी पॉइंट है। इसके बगैर एक्सीलेंस के सारे फलसफे झूठे हैं सर। डेवलप करते हैं अपनी टीम में कि
कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर देना कि जो आउट ऑफ द वे जाकर भी काम कर ले तो ये नामुमकिन था जो उसने टारगेट लिया था, नामुमकिन था कि वो 3 गुना उसको लगान देना था। अगर वो नहीं कर पाता, ये जीत पाता मैच, तो सारे उसके खिलाफ थे, कहते तुम नहीं कर सकोगे, पागल हो गए। और शर्त होती है उसकी कि 3 गुना लगान देगा, नहीं तो हम माफ कर देंगे। लेकिन सिर्फ यकीन और काश, सबसे बढ़कर क्या जी, इंसान को जो सबसे चीज मोटिवेट करती है उसका पर्पस है, और पर्पस से आपकी परफॉर्मेंस तय होती है। याद रख लीजिएगा बात, पर्पस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस का ताल्लुक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी से। ये सारे डायरेक्टली की वेरिएबल्स हैं, पर्पस, परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वो एंड रिजल्ट, वो डोंट टेक केयर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है, वो वही कह रहे हैं, डू नॉट टेक केयर, क्योंकि ये काज एंड इफेक्ट की दुनिया है। ये काज को उठाएंगे, इफेक्ट को हाथ भी नहीं लगाएंगे सर, वो ऑटोमेटिकली साथ आएगा। जो आप काज सही हो जाएगी तो इफेक्ट मीन रिजल्ट। परफॉर्मेंस ठीक हो गई, एक्सीलेंस पे आ गए, तो रिजल्ट को आपको यू डोंट टेक केयर ऑफ रिजल्ट। बच्चे को नहीं होता, अगर जान मार के मेहनत किया, चाहे CSS की तैयारी थी या चाहे डॉक्टर की बनने की तैयारी थी, तो वो तो खुद ही बन जाएगा। इसका काम तो कॉज पे है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? आई होप आई आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस and thank you very much. Now I open your questions, sir. 3 sections you have defined. One is teamwork, the other is customer service, and Or third is a 212. Little extra. Sir, one little difference makes a big difference. और 212 क्या है आपको। और लास्ट में जो एक्सीलेंस की बात की थी वो कंक्लूड कर रहा हूँ अपने उस्ताद की गुफ्तगू पे। मैं जब IB में खुद पढ़ता था, और उस्ताद डॉक्टर सम नकी थे जो कि स्पेल ग्रुप के चेयरमैन भी रहे, अब तो बुजुर्ग हो गए, मेरे मेंटोर थे। मैंने उनके पास कदमों में बैठ के बड़ी शाम में रातें दिन गुजारे हैं। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज मैनेजमेंट। तो पाकिस्तान में जो आती थी उनको आती थी, तो मैं उनके पास जाके बैठ जाता था, लीडरशिप और मैनेजमेंट। तो वो मुझे कहते थे कि व्हाट इज एक्सीलेंस, व्हाट इज कॉम्पिटेंस। ये जुमले हमें उनके ऐसे कानों के अंदर दिल में उतर जाते थे, आपकी मैं नज़र करता हूँ। वो कहते थे कि जो कॉम्पिटेंस होती है, क्योंकि एक एक्सीलेंस रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस जो होती है ना, बेसिकली इट इज़ अ कंपल्शन टू कंप्लीट एन एक्शन। आई रिपीट, इट इज़ अ कंपल्शन टू कंप्लीट। 90% जो लोग होते हैं ना, बातें करके टेबल पे बैठ के पाकिस्तान को और बड़े बड़े मंसूबे बना रहे होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे होते हैं, एग्जीक्यूशन के ऊपर तो 1% लोग काम करते हैं। यार क्या बोला? कंपल्शन टू कंप्लीट एन एक्शन विच यू स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। सर ये है असल में कॉम्पिटेंस और एक्सीलेंस की डेफिनेशन। यही आज का मैसेज, यही आज का मैसेज जो मैंने आज आपको देना था। थैंक यू वेरी मच।